तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं तेलंगाना की। जो तेलंगाना है उसकी सबसे ऊंची चोटी है लक्ष्मी देवी पल्ली। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 670 मीटर और यह स्थित है डेक्कन के पठार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तेलंगाना में शब्द लिखा हुआ है तेला अंगना यानी तेरा अंगना, और यहाँ पर लक्ष्मी देवी पल्ली में शब्द लिखा हुआ है लक्ष्मी देवी पली यानी लक्ष्मी देवी का क्या हुआ, पालन पोषण हुआ। तो किसी भी बच्चे का अगर पालन पोषण होगा तो जाहिर सी बात है वो घर में ही होगा। ठीक है, और घर में भी आंगन होता है, आपको पता है, और छोटे बच्चे ज़्यादातर आंगन में ही खेलते हैं, या फिर अगर ज़्यादा छोटे हुए तो उनका जो झूला होता है, पालना होता है, आंगन में ही लगाया जाता है। ठीक है, जिससे कि ठंडी के टाइम में उनको धूप भी लगे और बाहर भी ना जा पाए। ठीक है, उनको कोई भी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। तो पालन पोषण ज़्यादातर बच्चों का आंगना में भी होता है। तो आप ऐसा समझिएगा कि जो लक्ष्मी देवी पल्ली है वह कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, आगन से तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जो मध्य प्रदेश है उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ और इसकी जो ऊंचाई है वह है 1350 मीटर। यह स्थित है सतपुड़ा रेंज में। तो याद करने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एमपी लिखते हैं। तो एमपी को मध्य प्रदेश ना करके समझिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी एमएलए की बात हो रही है। ठीक है, जो कि नेता विधायक होते हैं। तो आपने देखा होगा नेता विधायक लोग धूप में नहीं निकलते हैं। ठीक है, मेहनत वाला काम तो करते ही नहीं है, तो धूप में भी क्यों निकलेंगे। अगर किसान होता तो जाहिर सी बात है धूप में उसको काम पड़ता, आम आदमी को भी धूप में काम पड़ सकता है, लेकिन नेता विधायक लोग धूप में बहुत कम निकलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एमपी यानी मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है वह क्या है, धूपगढ़ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। जो उड़ीसा राज्य है उसकी सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 1672 मीटर और यह स्थित है पूर्वी घाट में। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा में उड़ना शब्द लिखा, और आपको पता है कि आम इंसान नहीं उड़ सकता, लेकिन जो देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, वह उड़ लेते हैं। ठीक है, तो देव ही उड़ सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, देव से देवमाली। तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, देवमाली है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। जो त्रिपुरा राज्य है उसकी सबसे ऊंची चोटी है बेटल लॉन्ग छिप। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 1097 मीटर और यह स्थित है जामपुई पहाड़ी में। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा में शब्द लिखा हुआ है तीरपुरा। ठीक है, यानी ऐसा समझिए कि कोई भी स्थान है जहाँ पर तीर पूरा टाइम चलता रहता है, तीर धनुष चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए बेटल लॉन्ग छिप को अगर थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ें तो एक शब्द मिलेगा बेटा लोग छिप, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि बेटा लोग छिप जाओ। ठीक है, तो बेटा लोग को क्यों छिपने को बोल रहा है, क्योंकि तीर पूरा टाइम चल रहा है, तो तीर से बचने के लिए बोल रहा है कि बेटा लोग छिप जाओ। तो बेटा लोग छिप गया तीर से बचने के लिए। तो आप ऐसा समझिएगा कि त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बेटा लॉन्ग छिप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। जो सिक्किम है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह है 8598 मीटर और यह स्थित है ईस्टर्न हिमालय में। तो यहाँ पर देखिए सिक्किम की बात हो रही है तो सिक्किम में सिक्का शब्द लिखा हुआ है, और कंचन मतलब सोने की बात हो रही है तो सोने के सिक्के भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे कि सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोवा की। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सोसोगाद। इसकी जो ऊंचाई है वह 1022 मीटर और स्थित है यह पश्चिमी घाट में। यहाँ पर गोवा में शब्द लिखा हुआ है गोवन। हमेशा की तरह हम लोग गोवा को गोवन जैसे करते हैं, तो इस वीडियो में भी हम लोग गोवा को गोवन कर लेते हैं। तो गो यानी जाना, वन मतलब जंगल की बात हो रही है। आपको पता है वन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, जिस कारण से आपको ये भी पता है कि जो गम होता है, गम को क्या बोलते हैं, गाद भी बोलते हैं ना, गाद या फिर गोंद। तो जो गोंद होती है यानी गम होता है जंगल में ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं और पेड़ों में ही गाद यानी गम पाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो गोवा की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सोसोगाद है। क्योंकि अगर गो होगे वन में यानी जाओगे वन में तो आपको बहुत ज़्यादा गोद मिलेगी या फिर बहुत ज़्यादा गाद या की गम मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोड्डाबेट्टा। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 2636 मीटर, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में शब्द लिखा हुआ है मिलना, तमिल मिलने की बात, और डोडा बेट्टा में शब्द लिखा हुआ है दादा और बेटा, यानी दो लोगों की बात हो रही है, दादाजी और बेटे की। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मिलने की बात हो रही है, दादा और बेटे दोनों के मिलने की बात हो रही है आपस में। तो याद रखिएगा दादा और बेटे क्या हुए, आपस में मिल गए एक ही नाम में, तो मिलने से तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, डोडा बेट्टा है। ठीक है, अब अगला है गुजरात, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गिरनार। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 1145 मीटर। ठीक है, तो गिरनार में गिरी शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है जो गिरी वन है या फिर गिरी राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है, गुजरात में, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा गुजरात की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गिरनार है।
ठीक है। अब अगला है उत्तर प्रदेश राज्य। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आमसौट पीक। ठीक है, यह शिवालिक हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यानी शिवालिक हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है आमसौट पीक, वो उत्तर प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वह है 957 मीटर। तो यहाँ पर देखिए एम शॉट को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, एम्स। ठीक है, पहले शब्द एम्स होंगे, AMS। तो एम की जगह अगर एन कर दें तो क्या हो जाएगा, ANS, मतलब आंसर की बात। ठीक है, शॉर्ट में ANS आंसर। और उत्तर प्रदेश में उत्तर, उत्तर भी आंसर ही होता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एम शॉट। ठीक है। अब अगला है असम। जो असम है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह एक लेक के पास स्थित है, लेकिन उसका कोई भी नाम नहीं रखा गया है, यानी अननेम्ड है। इसकी ऊंचाई जरूर पता है, वह है 1960 मीटर, जो कि दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका कोई भी नाम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पंजाब वाला, ठीक है, पंजाब जो नैना देवी पर्वत श्रृंखला है उसमें उसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। तो इस तरह से असम का भी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका भी कोई नाम अभी तक नहीं रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। जो झारखंड राज्य है इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो कि स्थित है पारसनाथ पहाड़ी में। इसकी ऊंचाई जो है वह है लगभग 1366 मीटर। तो यहाँ पर देखिए पारसनाथ में पा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, रस। ठीक है, रस की बात हो रही है, झारखंड में झरने की बात हो रही है। तो आपको पता है जो रस होता है या फिर जो हनी होता है वह कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से। और उस मधुमक्खी के छत्ते से क्या किया जाता है, रस को झाड़ा जाता है, यानी मधुमक्खी को भगा के रस को निकाला जाता है, तो उसको बोला जाता है झाड़ना। ठीक है, तो झाड़ा जाता है रस को, तो ऐसे याद रखिएगा, झाड़ने से झारखंड और रस से पारसनाथ। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, पारसनाथ है। ठीक है। अब अगला है महाराष्ट्र, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। यह स्थित है वेस्टर्न घाट में, और इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग 1646 मीटर। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र, महाराष्ट्र महान अस्त्र। और कलसूबाई में शब्द लिखा हुआ है किलसू, कलसू किलसू, यानी किल करने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास अस्त्र होगा वो सामने वाले को किल कर सकता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई, क्योंकि जिसके पास अस्त्र होगा वो किसी भी व्यक्ति को किल कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय की। जो मेघालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग पीक। ठीक है, यह जो खासी पहाड़ी है उसकी एक सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग 1965 मीटर। तो आपको पता है मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिलोंग पीक है। ठीक है। अब इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वह है केरल। केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनामुड़ी। ठीक है, या फिर इसको अनाईमुड़ी भी बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग 2695 मीटर, और यह पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इसको बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि केरला में शब्द लिखा हुआ है केला। आपको पता है जो केला होता है उसकी जो मुंडी होती है, या फिर ऐसा कहिए कि केला जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, सीधा नहीं होता ना, केला हमेशा मुड़ा हुआ होता है। तो मुड़ने से अनाई मुड़ी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो केरला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बगदाद की। बगदाद आपको पता है इराक की राजधानी है, और ये बसा हुआ है टाइग्रिस नदी के किनारे। टाइग्रिस नदी जिसको टिग्रिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो टिग्रिस में एक शब्द आपको मिल जाएगा टिगर, ट्रिगर, यानी बंदूक वाले ट्रिगर की बात हो रही है। और बगदाद में बगदादी आपको पता है, बगदादी एक प्रकार के आतंकवादी। ठीक है, तो आतंकवादियों को जाहिर सी बात है ट्रिगर से मारना सब कोई पसंद करेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बगदाद जो है किस नदी के किनारे बसा है, टिग्रिस या फिर टाइग्रिस नदी के किनारे। दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पर देखिए टाइग्रिस में ग्रीस शब्द लिखा हुआ है। ग्रीस का उपयोग व्हीकल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, मान लीजिए जैसे फ़ैन हो गया या कूलर हो गया, तो उनके मोटर में चिकनाहट के लिए यूज किया जाता है ग्रीस। तो जो ग्रीस होता है ना, अगर कपड़ों में लग जाए तो उसका दाग बन जाता है, नहीं छूटता फिर। तो दाग से आपको याद आ जाएगा बगदाद। तो याद रखिएगा बगदाद जो है टाइग्रिस या फिर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है बर्लिन। बर्लिन आपको पता है जर्मनी की राजधानी है, और ये बसा हुआ है स्प्री नदी के किनारे। बहुत ही आसान है याद करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्प्री में एक शब्द आपको मिल जाएगा स्त्री। स्त्री मतलब वुमेन, महिला की बात हो रही है। और बर्लिन में शब्द लिखा हुआ है बोरोलिन, बर्लिन बोरोलिन। तो आपको पता है बोरोलिन सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है, फीमेल, यानी महिलाएं अर्थात स्त्री। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बर्लिन है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्प्री नदी के किनारे है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि बर्लिन में बाली शब्द लिखा हुआ है।
कानों में जो बालियाँ पहनी जाती हैं ज़्यादातर स्त्रियाँ पहनती हैं, ठीक है। अब तो फैशन में आ गया है तो लड़के भी पहनते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर अगर बात करें तो स्त्रियाँ ही पहनती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्थ की, ठीक है। जो पर्थ शहर है वह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है और ये बसा हुआ है स्वान नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखिए पर्थ की बात हो रही है तो पर्थ से आपने एक सुना होगा पार्थ। ज़्यादातर ये बोला करते थे कौन, कृष्ण भगवान अर्जुन को, हे पार्थ, ऐसा बोला करते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जब भी चीज़ें समझाते थे तो हमेशा अर्जुन को पार्थ ही बोला करते थे। तो बोला करते थे हे पार्थ सुनो, कोई भी चीज़ हो। उन्होंने जब गीता का ज्ञान भी दिया तो बोल रहे थे कि हे पार्थ सुनो, ये सब चीज़ें। तो सुनने से आपको स्वान याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो पर्थ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वान नदी के किनारे। दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्वान से आपको याद आ जाएगा शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस खिलाड़ी थे, ठीक है। और पर्थ जो है, पर्थ क्रिकेट स्टेडियम भी है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वह है वारसा। वारसा जो है वो पोलैंड की राजधानी है और ये बसा हुआ है विस्चुला नदी के किनारे। कहाँ बसा हुआ है, विस्चुला नदी के किनारे। तो विस्चुला में विष शब्द आपको मिल जाएगा, विष मतलब जहर की बात हो रही है। और वारसा को कर लेते हैं वायरस, या शब्द जोड़ देंगे वा के बाद तो क्या हो जाएगा, वायरस। तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मर रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। तो ऐसा कह सकते हैं जो वायरस है एक प्रकार का विष है, ठीक है। तो विष है तो विष से विस्चुला और वायरस से वारसा। तो याद रखिएगा जो वारसा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, विस्चुला नदी के किनारे। अब अगला पॉइंट है अस्वान, जो कि मिस्र का एक शहर है और ये बसा हुआ है नील नदी के किनारे। आपको पता है नील नदी को मिस्र का वरदान भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अस्वान को कर लेते हैं आसमान। अस्वान आसमान, आसमान कैसा होता है तो आप बोलेंगे नीला होता है, तो नीला से नील। तो याद रखिएगा अस्वान जो शहर है मिस्र में स्थित है वो किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है। याद हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है सेंट लुइस। सेंट लुइस जो शहर है अमेरिका का एक शहर है और ये बसा हुआ है मिसिसिपी नदी के किनारे। अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा स्थान है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पर देखिए मिसिसिपी में एक शब्द लिखा हुआ है सीसी, ठीक है। मिसिसिपी तो सी शब्द मिल जाएगा, पहले वो शब्द को अगर छोड़ दें तो सीसी में सेंट, आपको पता है जो सेंट होता है किस में रहता है, सीसी में रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेंट लुइस जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है रोम। रोम जो है वह इटली की राजधानी है और ये बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे। याद करना आसान है क्योंकि टाइबर में शब्द लिखा हुआ है टायर। आपको पता है टायर किस में फिट होता है तो आप बोलेंगे रिम में, तो रिम फॉर रोम। तो याद रखिएगा रोम जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे। वैसे ROM रोम की बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में अगर बोलें या फिर कंप्यूटर के सब्जेक्ट में तो होता है रीड ओनली मेमोरी। अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लंदन की। लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है और ये बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। यह चीज़ याद करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपने मेरी अक्षांश और देशांतर वाली वीडियो को देखा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विश्व का मानक समय है वो लिया जाता है इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से, ठीक है। जो ग्रीनविच शहर था वहाँ से लिया जाता है और उसको मैंने कोरिलेशन मेथड से याद भी करवाया था डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि हॉलीवुड मूवी है उसके जरिए। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जो था वह समयमणि अपने गले में धारण करके रखता था और उसका जो कलर होता था कैसा दिखता था, लाइट ग्रीन कलर की दिखती थी। तो मैंने ग्रीन से ग्रीनविच याद करवाया था। तो सिंपल सा आपको याद हो गया कि विश्व का जो मानक समय है ग्रीनविच शहर से लिया जाता था जो कि लंदन में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेम्स में टाइम्स शब्द लिखा हुआ है, टेम्स टाइम्स, टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है और समय का संबंध कहाँ से है, लंदन के ग्रीनविच शहर से। तो लंदन आपको याद आ जाएगा कि लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे। अच्छा आप कमेंट करके ये बताइएगा कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है। मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछूंगा और अगर आप नहीं बता पाओगे उनके उत्तर तो मैं उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप पुरानी वाली वीडियो को देख रहे होंगे तो प्रॉपर तो आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वह है पेरिस। जो पेरिस है वह फ्रांस की राजधानी है और ये बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। तो पेरी को कर लेते हैं परी, ठीक है। पेरिस में पेरी शब्द लिखा हुआ है, पेरी फॉर परी। अगर कोई परी आसमान से उतरेगी तो जाहिर सी बात है हर कोई उसको सीन करेगा। सीन करेगा मतलब देखेगा, तो सीन से आपको याद आ जाएगा कि पेरिस जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है।
अब अगला पॉइंट है मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है और ये बसा हुआ है मोस्कावा नदी के किनारे। तो दोनों नाम मैच करते हैं, मॉस्को मोस्कावा, तो याद करवाने की जरूरत नहीं है, खुद ही याद हो गया। ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है वह है प्रांग, जो कि गणराज्य का एक शहर है और ये स्थित है वितावा नदी के किनारे। तो वितावा में बीतना जैसा शब्द लिखा हुआ है ना, और प्रांग को कर लेते हैं प्राण। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जब तक इंसान के प्राण नहीं निकल जाते तो इंसान क्या करता है, धरती में समय व्यतीत करता है या फिर जीवन को बिताता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं सिंपल सा कि जो प्रांग है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वितावा नदी के किनारे। ठीक है। अब अगला है बोन, जो कि जर्मनी का एक शहर है और ये स्थित है राइन नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखिए बोन की बात हो रही है, बोन मतलब हड्डी की बात हो रही है, बोन मतलब हड्डी भी तो होता है। तो अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो क्या करेगा, रोएगा, तो रोए फॉर राइन। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो बोन है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। आसान हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब है खार्तूम, ये सूडान की राजधानी है और ये बसा हुआ है नील नदी के किनारे। तो खार्तूम में एक शब्द खा के बाद क्या लिखा हुआ है, रतु, यानी रात की बात हो रही है। रात को क्या करते हैं हम लोग, नींद लेते हैं, है ना, रात को नींद लेते हैं ना, तो नींद फॉर नील। तो याद रखिएगा खार्तूम जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे। अब जो अगला पॉइंट है वह है काहिरा। काहिरा जो है वो मिस्र की राजधानी है और ये भी बसा हुआ है नील नदी के किनारे। तो काहिरा में कहर शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसा समझिए कि अगर बारिश होने लगे, बहुत ज़्यादा बारिश, या फिर आसमान से ओले पड़ने लगे, ओले मतलब पत्थर पड़ने लगे, या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगे, तो बोलते हैं ना कि भगवान ने एकदम पूरा आसमान से कहर ही ढा दिया, आसमान से कहर ढा दिया। और आसमान कैसा रहता है, नीला रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कहर फॉर काहिरा है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक की ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं क्योंकि लूसेंट के सभी पॉइंट मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप उसके उत्तर भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्यूनस आयर्स की, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है और ये बसा हुआ है ला प्लाटा नदी के किनारे। बहुत ही आसान है याद करना, ला प्लाटा में ला फिर पा शब्द लिखा हुआ, तो पा को हटा देते हैं तो लाल शब्द मिल जाएगा। ठीक है, रेड। और यहाँ पर देखिए व्यूनस में शब्द लिखा हुआ, व्यू मतलब क्या होता है, देखना, और नस यानी शरीर में जो नस होती हैं उनकी बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति है वह नस के अंदर व्यू करेगा यानी देखेगा, तो उसको क्या दिखेगा, रेड रेड दिखेगा, ब्लड होता है ना, तो रेड दिखेगा यानी लाल दिखेगा, तो लाल से ला प्लाटा। तो याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह बसा हुआ है ला प्लाटा नदी के किनारे। अब बात करते हैं तुर्की की राजधानी अंकारा की, ये बसा हुआ है किजिल नदी के किनारे। अंकारा में अंक के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, कारा, और किजिल में आप समझ ही गए होंगे कि काजल शब्द लिखा हुआ है। काजल कैसा होता है, आंखों में लगाते हैं जिसको, कैसा होता है, कारा होता है यानी काला होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तुर्की की राजधानी जो अंकारा है वह किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं डुंडी की, जो कि स्कॉटलैंड का एक शहर है और ये बसा हुआ है टे नदी के किनारे। ठीक है, तो टे को अगर ट्री कर लें तो कोई दिक्कत होगी क्या, एक ही शब्द मिलेगा वहाँ पर, टे ट्री। और यहाँ पर डुंडी को कर लेते हैं डंडी। तो आपको पता है डंडी जो लकड़ी की होती है और वो कहाँ से मिलेगी, जाहिर सी बात है ट्री से मिलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो डुंडी है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टे नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं कोलोन की, जो कोलोन है जर्मनी का एक शहर है और ये बसा हुआ है राइन नदी के किनारे। तो इसको याद करने के लिए अगर आपने एक कहावत सुनी होगी तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो इसकी ट्रिक आपके काम नहीं आएगी। एक गांव में कहावत होती है, न राई कम न सरसों ज़्यादा। मान लीजिए किसी दो व्यक्ति के बीच झगड़ा होता है तो बोलते हैं कि दोनों एक ही बराबर के हैं, दोनों शैतान बच्चे हैं, न कोई किसी से राई कम है न कोई किसी से सरसों ज़्यादा है। राई और सरसों एक ही साइज़ के होते हैं, बस नाम के लिए अलग होते हैं, दोनों ही तेल निकालने के काम आते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि न राई कम है न सरसों ज़्यादा है, एक जैसे ही हैं, मतलब क्लोन की तरह। क्लोन भी एक जैसे होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जो कोलोन है ना वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब अगला है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा का एक शहर है और ये बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि मॉन्ट्रियल में एक शब्द लिखा हुआ है मोटर, मोट्रियल मोटर, और यहाँ पर सेंट लॉरेंस में लॉरी शब्द मिल जाएगा।
तो मोटर गाड़ी या फिर लॉरी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ना कि मॉन्ट्रियल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है सिडनी। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और ये बसा हुआ है डार्लिंग नदी के किनारे। तो सिडनी को याद करने के लिए कर लेते हैं सजनी, सिडनी सजनी। सजनी और डार्लिंग एक ही जैसा शब्द, आप समझ ही गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस पॉइंट को याद करने में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सिडनी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेलग्रेड की। जो बेलग्रेड है ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बेलग्रेड में बेल शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, वेल मतलब क्या होता है, कुआं भी होता है ना, और अच्छा भी होता है। तो कुआं की बात कर लेते हैं, और डेन्यूब में डायन शब्द, तो आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियों में देखा होगा या फिर मूवियों में देखा होगा कि ज़्यादातर कुएं, तालाब या फिर पुराने बड़े बड़े पेड़ों के पास या खंडहर में भूत पिशाच या डायन जैसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेल मतलब कुआं। ठीक है, कुआं भी एक तरह का डरावना होता है, तो वेल यानी कुएं में डायन देखने को मिल सकती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा बेलग्रेड जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं बुडापेस्ट की, जो कि हंगरी की राजधानी है और ये बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बुडापेस्ट की बात हो रही है। पेस्ट मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे टूथपेस्ट की बात हो रही होगी शायद। और डेन्यूब में डे न्यू, डे मतलब दिन, न्यू मतलब नया। तो आपको पता है जैसे ही नया दिन शुरू होता है तो सुबह सुबह सब कोई क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, मतलब टूथपेस्ट करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बुडापेस्ट है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाशिंगटन की। आपको पता है ये किसकी राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वेलिंगटन किसकी राजधानी है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये जो वाशिंगटन है ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वाशिंगटन में वाह के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, सिंग, सिंग मतलब गाने की बात हो रही है। और पोटोमेक में शब्द लिखा हुआ है मेक, मेक को कर लेते हैं माइक। तो गाते किस में है, माइक में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वाशिंगटन जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। तो वियना, वियना को कर लेते हैं विहाना। विहान होना एक कॉमन सा मतलब ऐसा समझिए कि एक ग्रामीण शब्द है कि विहान हो गया। विहान होने का मतलब होता है दिन हो गया, सुबह हो गया। ठीक है, सुबह हो गया मतलब डे न्यू स्टार्ट हो गया, तो डे न्यू फॉर डेन्यूब। तो याद रखिएगा जो वियना है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वह है टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है और ये बसा हुआ है आराकावा नदी के किनारे। तो आराकावा में शब्द नहीं लिखा हुआ है कि अरे रुकावा, आराकावा अरे रुकावा। अगर गांव की भाषा में बोले तो बोलते हैं अरे उसको रोको। ठीक है, अगर साधारण सी भाषा में अरे रुकावा को बोले तो क्या होता है, अरे रोको, यानी रोकने की बात हो रही है। जैसे कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो उसको रोको, या फिर टोको, ऐसा बोलते हैं ना कि उसको रोको टोको। तो टोको फॉर टोक्यो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो टोक्यो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं संघाई की, जो कि चीन का एक शहर है और ये बसा हुआ है यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे। यहाँ पर देखिए यांग टीसी क्यांग में दो बार यांग यांग शब्द आ रहा है, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में। यानी ऐसा कह सकते हैं कि यांग यांग जो है संघ में है, यानी साथ में है। दो बार है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ है, तो संघ फॉर संघाई। तो याद रखिएगा जो संघाई है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यंगून या फिर रंगून भी बोलते हैं, जो कि म्यांमार का एक शहर है और ये बसा हुआ है इरावदी नदी के किनारे। तो यहाँ पर यंगून में यंग शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो यंग होते हैं उनके इरादे कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, एकदम पक्के होते हैं, अर्थात मजबूत होते हैं इरादे। तो इरादे से इरावदी और यंग से यंगून। तो याद रखिएगा यंगून किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओटावा की। ओटावा जो कि कनाडा की राजधानी है और ये बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। ओटावा में ऊंट शब्द आपको मिल जाएगा। ऊंट एक प्रकार का वाहन ही होता है जिसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, या फिर लॉरेंस में लॉरी शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आने जाने के साधन के लिए, जैसे रेगिस्तान वाला इलाका है तो लॉरी की तरह ऊंट का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा ओटावा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लॉरेंस नदी अर्थात सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क जो है वो बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। हडसन में हादसा शब्द लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क में यार्क, यार्क मतलब जंगली भैंसा।
ठीक है। तो अगर कोई उसके सामने आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हादसा होने की पूर्ण संभावना बनी है। तो हादसा हो सकता है अगर कोई भी व्यक्ति यार्क के सामने आता है। तो यार्क फॉर न्यूयॉर्क और हादसा फॉर हडसन। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब अगला है मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है और ये बसा हुआ है मैजियन सेस नदी के किनारे। तो सेस को अगर कर ले सेंस तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, है ना। लास्ट में सेस शब्द लिखा हुआ है, उसको कर लेते हैं सेंस। सेंस मतलब दिमाग या फिर बुद्धि की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए मैड्रिड में मैड शब्द लिखा हुआ है। मैड मतलब पागल। तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई भी सेंस नहीं है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैड्रिड जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैजियन सेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। सेंस ने सेस, ठीक है। ट्रिक के लिए मैंने सेंस किया है, जबकि उसका नाम मैजियन सेस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिस्बन की। जो लिस्बन है वह पुर्तगाल की राजधानी है और ये बसा हुआ है टंगस नदी के किनारे। ठीक है। तो यहाँ पर लिस्बन को कर लेते हैं लेस्बियन। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे समाज में लेस्बियन को मतलब कि उस तरीके से नहीं देखा जाता जैसे लोगों को देखा जाना चाहिए। तो उनको लोग क्या करते हैं? तंग करते हैं। तो तंग फॉर टंग। ठीक है। तो टंगस आपको याद आ जाएगा कि लिस्बन जो है टंगस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं चटगांव की, जो कि बांग्लादेश का एक शहर है और ये बसा हुआ है मैयाड़ी नदी के किनारे। तो मैयाड़ी में मैया शब्द लिखा हुआ है। मैया से आपको सीधे कृष्ण भगवान याद आ गए होंगे। और आपको ये भी पता है कि जो कृष्ण भगवान थे वो दही मक्खन बहुत खाते थे, मतलब पूरे गांव का दही मक्खन वो चट कर जाते थे। तो चट कर जाते थे गांव का दही मक्खन। ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो चटगांव है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैयाड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिकागो की। शिकागो जो कि अमेरिका के एक शहर है और ये शिकागो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। शिकागो को आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित, जबकि वो सम्मेलन में गए थे। ठीक है। कब गए थे? तो वो गए थे 1893 में। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, यानी अमेरिका गए थे। ठीक है। तो आप इस फैक्ट को भी चाहें तो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिकागो शिकागो सेम है, तो याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ब्रिस्टल की, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है और ये बसा हुआ है एवन नदी के किनारे। एवन में वन शब्द लिखा हुआ है, यानी एक शब्द लिखा हुआ है। और ब्रिस्टल में बिस्टल, बिस्टल जो कि धूम्रपान से संबंधित है। आपने देखा होगा कि जो उसका आकार होता है कैसा दिखता है? एक की तरह दिखता है, यानी वन की तरह दिखता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ब्रिस्टल शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एवन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं बसरा की, जो कि इराक का एक शहर है और ये बसा हुआ है दजला और फरात नदी के किनारे। ठीक है। तो यहाँ पर वसरा के बाद यानी रा के बाद या शब्द लगा दें तो क्या हो जाएगा? लास्ट में तीन शब्द सराय, बा के बाद सरा और या, तो सराय। सराय मतलब क्या होता है? तालाब। और तालाब में क्या मिलता है? जल। तो दजला में दा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? जल। ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो वसरा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दजला और फरात नदी के किनारे। ठीक है। अब है क्यूबेक, जो कि कनाडा का एक शहर है और ये बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। तो क्यूबेक में बेक, बेक मतलब क्या होता है? सेकना। ठीक है। BAKE, बेक मतलब सेकना होता है। और लॉरेंस में लॉर, लॉर शब्द लिखा हुआ है। तो लार क्या होता है? मान लीजिए कोई भी अगर बहुत ज़्यादा भूखा है और सामने कोई भी चीज़ सेंकी जा रही है, समझिए भुट्टा सेंका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मुंह में पानी आ जाएगा, नहीं लार आ जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो क्यूबेक है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा एक और नए क्वेश्चन का आंसर कि लार का pH मान कितना होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है मॉलवीन, जो कि म्यांमार का एक शहर है और ये बसा हुआ है सालवीन नदी के किनारे। तो मॉलमीन, सालवीन, दो चार बार पढ़िए, देखिए सेम ही लग रहा होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसके लिए कोई भी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वो है कैंटन, जो कि चीन का एक शहर है और बसा हुआ है सीक्यांग नदी के किनारे। तो सीक्यांग में शब्द लिखा हुआ है ना सी क्या, यानी सी से क्या आएगा? तो सी फॉर कैट, तो कैट से कैंटन। तो आसानी से याद रखिएगा जो कैंटन है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीक्यांग नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये महत्वपूर्ण वीडियो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब की स्थापना आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है। तो पंजाब जो है वह अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को। याद करना आसान है क्योंकि पंजाब में जॉब शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी? 1 नंबर हो जाएगी, है ना। उसकी लाइफ 1 नंबर हो जाएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पंजाब की जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं MP की, यानी मध्य प्रदेश की।
मध्य प्रदेश की स्थापना भी 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। इस कारण से मध्य प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। तो इसको याद करना भी बहुत आसान है, क्योंकि शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एमपी आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी होते हैं, मतलब एमपी एमएलए। तो एमपी एमएलए जो होते हैं आपको पता है उनकी लाइफ कैसी होती है, 1 नंबर की होती है ना। एमपी एमएलए के पास पैसों की कमी तो होती नहीं है, तो उनकी लाइफ 1 नंबर की होती है। तो ऐसे याद रखिएगा कि एमपी की स्थापना भी 1 नवंबर को हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड की जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। तो झारखंड में आपको मिल जाएगा शब्द झरना। झरने में क्या होता है? तो आप बोलेंगे पानी, और पानी में क्या चलती है? तो आप बोलेंगे नाव। तो नाव फॉर नवंबर और पानी फॉर पानी दरा, यानी 15। तो याद रखिएगा झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर को। ठीक है, इसी दिन यह अपनी स्थापना दिवस को रूप में मनाता है। वैसे आपको पता होगा बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो इस कारण से 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है राजस्थान। राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। तो याद करना आसान है, क्योंकि राजस्थान में राजा शब्द लिखा हुआ है, और राजा जो होता है वो राज करते हैं। कहाँ राज करते हैं? धरती पे। तो धरती फॉर 30। और आपको ये भी पता है जो राजा होता है उसके सैनिक होते हैं। तो सैनिक क्या करते हैं? मार्च करते हैं ना। सैनिक का जो चलना होता है उसको बोलते हैं मार्च करना। तो सैनिक चारों तरफ मार्च करते रहते हैं जिससे कि राज्य में हमला ना हो, तो मार्च करते रहते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि धरती पे मार्च करते हैं। कितनी धरती पे? जितने पे राजा का राज होता है। तो धरती फॉर 30 यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़। एक गढ़ नहीं, गढ़ मतलब राज्य ही होता है। तो एक गढ़ नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के पास 36 छत्तीसगढ़ हैं। तो जाहिर सी बात है उसका स्थान किस नंबर पे है? 1 नवंबर पे है ना। 1 नंबर पे है क्योंकि उसके पास छत्तीसगढ़ हैं, बहुत ज़्यादा गढ़ हैं, बहुत ज़्यादा राज्य हैं। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, क्योंकि छत्तीसगढ़ होने के कारण वो 1 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर को। याद करना आसान है क्योंकि उत्तराखंड में शब्द लिखा हुआ है उत्तराखंड, यानी तैराखंड। तैरा तो तैरेगा कौन? आपको पता है नाव तैरेगी, है ना। इंसान भी तैर सकता है, बाकी पानी के ऊपर नाव भी तैरती है। तो आपको याद आ जाएगा कि तैरा शब्द लिखा हुआ है तो नाव की बात होगी। तो नाव से नव और नाव से ही नवंबर। तो याद रखिएगा उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर को। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो वह है सिक्किम। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई को। तो सिक्किम में सिक्का शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है अगर सिक्के की बात हो तो दिमाग पे सीधे जाता है सोने के सिक्के। हर इंसान चाहता है कि सोने के सिक्के मिल जाए। तो अच्छा सिक्के मांगने हो तो किससे मांगेगा इंसान? तो आप बोलेंगे माई से, यानी माँ से, है ना। घर में अगर पैसे मांगना होता है छोटे बच्चों को तो हमेशा माँ से ही बोलते हैं कि माई मुझे पैसा दे दो, माई मुझे सिक्का दे दो। तो सिक्का फॉर सिक्किम और माई फॉर मई, और सिक्के से हमेशा सोने के सिक्के याद आते हैं तो सोना फॉर 16। तो याद रखिएगा सिक्किम की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय की स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को। इस कारण से जो मेघालय है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है 21 जनवरी को। साथ ही साथ जो मणिपुर है और त्रिपुरा है दोनों के दोनों 1972 में ही 21 जनवरी 1972 को स्थापित किए गए थे। इस कारण से ये दोनों भी अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, तो याद करने के लिए 21 में 2 शब्द लिखे हुए हैं, 2 और 1, दोनों को साथ में कर ले तो दुआ हो जाएगा। दुआ हो जाएगा ना, दू वन दुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेघ की बात हो रही नहीं, बादल की बात हो रही है। तो बादल से किसान के घर में जितने भी जन होते हैं, कितने भी लोग होते हैं, सब के सब दुआ करते हैं जब फसल सूखने को आती है। तो दुआ करता है हर किसान जन कब? जब उनकी फसल सूखने को आती है। किससे दुआ करता है? मेघ से, यानी बादल से। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। ठीक है, अब मणिपुर में मणि शब्द लिखा हुआ है। मणि यानी पैसे की बात हो रही है। ठीक है, मनी की बात हो रही है ना। तो मनी यानी पैसा। तो आपको पता है पैसे के लिए हर जन दुआ करता है कि उसको पैसा मिले। तो दुआ फॉर दू वन यानी 21 और जन फॉर जनवरी। आप भी करते होंगे, जाहिर सी बात है कि जॉब लग जाए, पैसे मिले। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मणिपुर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। त्रिपुरा में शब्द लिखा हुआ है तीर पूरा। तो अगर किसी व्यक्ति के तीर जो है पूरा लग जाए तो जाहिर सी बात है वो घायल हो जाएगा, और घायल हो जाएगा तो हर जन जो कि उससे संबंधित होंगे दुआ करेंगे कि वो ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि तीर पूरा लग चुका है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि त्रिपुरा की जो स्थापना दिवस है वो भी 21 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है नागालैंड, जिसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो नाग क्या करता है, डसता है। अब एक साथ बहुत सारे नाग तो आते नहीं हैं, नॉर्मली एक नाग ही है जो कि डसेगा, है ना। बहुत सारे नाग तो हो नहीं सकते झुंड में, नॉर्मली एक ही होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाग डसता है, तो डसना फॉर दिसंबर यानी 1 दिसंबर। तो नागालैंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 दिसंबर को। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। इस कारण से मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, ठीक है। तो मिजोरम में शब्द लिखा हुआ है माई जाओ राम, यानी माई ने कहा जाओ राम, कहाँ जाओ, वन जाओ। तो आपको पता है राम भगवान को वनवास भेजा गया था, उनकी माता ने भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 में शब्द लिखा हुआ है विश यानी इच्छा, और फरवरी को कर लेते हैं फादर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो दशरथ थे यानी फादर थे राम भगवान के, उनसे उनकी माता ने 3 वचन मांगे थे कि 3 चीज़ें अगर मैं मांगूंगी तो आपको पूरा करना पड़ेगा, या फिर उनके पिताजी ने वचन दिया था कि 3 वर मांगोगी तो पूरा करूंगा। तो उन्होंने ऐसी विश दी थी, उस ऐसी इच्छा रखी थी कि राम भगवान कहाँ जाएं, वन को जाएं, वचन के रूप में मांगा था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, विश फॉर 20 और फादर से ऐसी इच्छा जताई थी, है ना। तो 20 और फादर फॉर फरवरी। तो याद रखिएगा मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को, क्योंकि संवैधानिक रूप से 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। वैसे आपको पता होगा भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो स्थापना दिवस कब मनाता है, 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि आंध्र प्रदेश में शब्द लिखा हुआ क्या, अंधा। आपने देखा होगा जो अंधे लोग होते हैं वो एक एक करके नंबर वाइज चलते हैं, मतलब कि जिससे कि वह गिरे ना। तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक नंबर लगा के चलते हैं, तो एक नंबर लगा के चलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। तो याद करने के लिए उड़ीसा में शब्द लिखा हुआ है उड़ना। तो उड़ेंगे कैसे माना जाएगा, ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति है जो कि उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कब बोलोगे कि वो उड़ गया है, जब उसका एक भी पैर जमीन पर ना हो, है ना। अगर उसका एक भी पैर जमीन पर नहीं है तो आप बोलोगे, जाहिर सी बात है कि वो उड़ गया है। तो उड़ने फॉर उड़ीसा, एक भी पैर जमीन पर नहीं है तो 1 और पैर फॉर अप्रैल। तो याद रखिएगा उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाता है अपना, 1 अप्रैल को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं जिनके पास कार है तो उनके पास पैसा भी होगा, तो जाहिर सी बात है उनकी लाइफ कैसी है, 1 नंबर है। तो 1 नंबर फॉर 1 नवंबर। तो याद रखिएगा कर्नाटक अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 1 नवंबर को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है 22 मार्च को। कब मनाता है, 22 मार्च को मनाता है। तो 22 मार्च में शब्द लिखा हुआ है दो दो, और बिहार में शब्द लिखा हुआ है हार, वी हार। तो बोलते हैं ना कि वी यानी हम हार नहीं मानेंगे। हार मानना है अगर तो जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति यही बोलेगा कि चलो 2-2 हाथ कर लेते हैं, एक दूसरे को मार लेते हैं, जो जीत जाएगा उसकी जीत और जो हार गया उसकी हार, ठीक है। तो हम हार कब तक नहीं मानेंगे, जब तक 2-2 हाथ कर नहीं लेंगे, एक दूसरे को मार नहीं लेंगे। और जो फिर लास्ट में जीत गया वो जीता हुआ है, जो हार गया तो जाहिर सी बात है वो हार गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 2-2 हाथ कर लेते हैं, एक दूसरे को मार लेते हैं, उसके बाद हार और जीत डिसाइड करेंगे। तो बिहार जो है उसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 2-2 फॉर 22 और मारना फॉर मार्च। तो 22 मार्च को बिहार द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की और साथ ही साथ महाराष्ट्र की। दोनों के दोनों अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1960 को दोनों की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर याद करना बहुत ही आसान है। गुजरात में शब्द लिखा हुआ है रात, गुजरात रात, और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महारात, ठीक है। महाराष्ट्र महारात, दोनों में रात शब्द मिल गया ना। तो रात से आपने एक शब्द सुना होगा शोले मूवी में कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, सुना है ना आपने। तो चुप हो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसा कौन कहता है, एक माई कहती है अपने बच्चे को। क्या बोलती है कि चुप हो जाने गब्बर सिंह आ जाएगा। रात को बच्चा रोता है तो रात फॉर गुजरात और महाराष्ट्र, और एक माई कहती है तो 1 मई फॉर 1 मई। तो याद रखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र जो हैं दोनों के दोनों अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना जो है वह स्थापना दिवस मनाता है 2 जून को। तो तेलंगाना में शब्द लिखा हुआ है तेल लगाना,
तेल लगाना समझते हैं ना, चापलूसी करना एक प्रकार का, ठीक है। तो चापलूसी करते हैं लोग किस लिए, जिससे कि 2 जून की रोटी मिल सके। 2 जून मतलब सुबह के टाइम की और शाम के टाइम की 2 जून की रोटी जुटाने के लिए लोग चापलूसी तक करते हैं, दूसरों को तेल तक लगाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, तेलंगाना जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 2 जून को मनाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं असम की। असम स्थापना दिवस मनाता है 2 दिसंबर को। कब मनाता है, 2 दिसंबर को। तो याद करना आसान है, असम में शब्द लिखा हुआ है सम। मैं अगर बोलूं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे 2, क्योंकि जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू तो हो नहीं सकती अंक में। अगर दिवस पूछा जा रहा है तो जीरो तो दिवस होता नहीं है, फिर उसके बाद 2 ही आएगा, तो 2 जो है दिवस में गिना जा सकता है सम संख्या में, एक तो आता नहीं सम संख्या में। और साथ ही साथ असम में शाम शब्द लिखा हुआ है, तो शाम जो है एक दिशा को निर्धारित करता है। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। तो दिशा फॉर दिसंबर, तो 2 दिसंबर को असम द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को। हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ था, तो पंजाब मैंने आपको याद करवा दिया, जॉब वाले 1 नंबर। पंजाब में भी सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हरियाणा में भी रहते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों के दोनों 1 नवंबर को स्थापित किए गए थे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है, तो हरियाणा में हरियाली शब्द लिखा हुआ है, तो अगर कहीं बहुत ज़्यादा हरियाली हो, पेड़ पौधे हों, फूल पत्तियाँ हों, तो जाहिर सी बात है वो स्थान देखने में कैसा दिखेगा, 1 नंबर दिखेगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा की जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है, 30 मई को। तो फिर से यहाँ पर माई शब्द आ गया, गोवा को याद करने के लिए कर लेते हैं गो वन। गो वन, ठीक है। वन गए थे किसकी इच्छा से, माई की इच्छा से। कौन गए थे, तीनों। तीनों कौन, राम लक्ष्मण और सीता माता। तो तीनों गए थे माई के कहने पर गो वन। तो गोवन फॉर गोवा, और तीनों फॉर तीन, और ओ जो है जीरो जैसा दिखेगा, 3 जीरो यानी 30, और माई के कहने से तो मई। तो याद रखिएगा गोवा जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 30 मई को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं केरला की। तो केरला द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केरला में शब्द लिखा हुआ है अकेला, केरला अकेला। तो अकेला यानी एक सिंगल नंबर की बात हो रही है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, केरला द्वारा 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि केरला में अकेला शब्द लिखा हुआ है, अकेला मतलब सिंगल 1 नंबर, तो 1 नंबर फॉर 1 नवंबर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है 24 जनवरी को। तो याद करना आसान है, क्योंकि आपको पता है जो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर 24 घंटे कोई ना कोई जन घूमते ही रहते हैं। जन मतलब लोग होते हैं, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है हर तरफ लोग ही लोग दिखेंगे, यानी जन ही जन दिखेंगे। कब तक दिखेंगे, 24 घंटे दिखेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश द्वारा राजकीय दिवस कब मनाया जाता है, या फिर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो अरुणाचल प्रदेश में शब्द लिखा हुआ है आरा। आरा आपको पता ही होगा कि जो धारदार हथियार होता है, ज़्यादातर लकड़ी काटने के काम में आता है। तो अगर कोई बहुत बड़ी लकड़ी है तो उसको बीच से फाड़ने का काम आरे से करते हैं, तो बीच फॉर 20 और फाड़ना फॉर फरवरी। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश द्वारा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे राज्यों की जो कि अपना राजकीय दिवस अपने स्थापना दिवस के दिन नहीं मनाते हैं। एक मैंने आपको बता ही दिया, असम, जो कि 2 दिसंबर को राजकीय दिवस मनाता है। लेकिन अगर उसकी स्थापना की बात करें ना, तो 15 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था, अस्तित्व में आया था, ठीक है। और संवैधानिक रूप से 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा मिला था। तो 2 डेट हो गई, 15 अगस्त और 1 नवंबर। तो दोनों की दोनों दिन नहीं मनाता है, बल्कि कब मनाता है, 2 दिसंबर को। इसके पीछे एक वजह है, वहाँ पर एक महापुरुष आए थे जो कि माना जाता था वहाँ के राजा थे। ऐसा माना जाता था कि वो भगवान के अवतार हैं, तो उन्हीं से रिलेट करके ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है असम का राजकीय दिवस, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि अलग कर दिए जाते हैं राजकीय दिवस और स्थापना दिवस में। तो यहाँ पर साथ ही साथ एक मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे की बात करते हैं, तो वह है हिमाचल प्रदेश। आपको पता है कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है उसको स्थापित किया गया था। लेकिन ये अपना स्थापना दिवस जो है, या फिर ऐसा बोलें कि राजकीय दिवस जो है, वो मनाता है 15 अप्रैल को। कब मनाता है, 15 अप्रैल को, ठीक है। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 शब्द लिखा हुआ है, 15 फॉर पानीदरा और अप्रैल फॉर अप्रैल। तो यहाँ पर हिमाचल में हिम मतलब बर्फ होता है, तो आपको पता है बर्फ ऊपर से पड़ती है, तो ऊपर फॉर अप्रैल, और बर्फ पानी का ही एक रूप है, पानी फॉर पानीदरा। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है राजकीय दिवस कब मनाता है, 15 अप्रैल को, ठीक है। जबकि इसको मनाना कब चाहिए, 25 जनवरी को मनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं मनाता है। कब मनाता है, 15 अप्रैल। अब हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो जो तमिलनाडु है वो अपना
स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को। आपको पता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को संविधान संशोधन 7 के अंतर्गत, ठीक है। तो उसी के कारण ये 1 नवंबर को मनाता है, लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा 14 अप्रैल कहीं कहीं डेट, ठीक है, जो कि पूर्णतः गलत है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप सर्च करिएगा कि तमिलनाडु राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप न्यूज़ वाले सेक्शन में जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे होते हैं। गूगल में सर्च करेंगे तो पहले ऑल होगा, फिर इमेज होगा, वीडियो होगा, वहाँ पर एक सेक्शन होगा न्यूज़ वाला। तो न्यूज़ वाले में जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ तमिलनाडु के सीएम यानी मुख्यमंत्री जी द्वारा राजकीय दिवस की बधाई दी गई। कब दी गई? तो आपको मिलेगा 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर सही हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ के स्वयं जो मुख्यमंत्री हैं वो दे रहे हैं बधाई और उपराष्ट्रपति भी दे रहे हैं। तो याद करने के लिए ऐसा समझिए कि तमिलनाडु में शब्द लिखा हुआ है तालीम। तालीम मतलब शिक्षा होती है, और जिसके पास शिक्षा हो तो जाहिर सी बात है उसका स्थान हमेशा 1 नंबर ही रहेगा। तो याद रखिएगा तमिलनाडु द्वारा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल का वैसे अगर आप गूगल में देखेंगे तो 1 नवंबर मिलेगा कि 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन 2021 की अगर बात करें तो अभी आपको पता होगा जो चुनाव हुआ था 2021 में, उसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता जीते, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो उन्होंने क्या किया है कि बंगाल दिवस के रूप में 20 जून को मनाया है, ठीक है, 20 जून को बंगाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 20 जून जो है बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 20 में शब्द लिखा हुआ 20 और जून को कर लेते हैं जिन। तो अगर किसी के पास बंगला बनवाने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसको अगर अलादीन का चिराग मिल जाता है तो जिन निकलेगा, उससे 20 क्या मांग सकता है कि मुझे बंगला चाहिए। जाहिर सी बात है बंगला पैसा यही सब मांगेंगे, तो बंगला मांग रहा है 20 के रूप में किससे? जिन से। तो याद रखिएगा 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नील नदी की, जो कि निकलती है विक्टोरिया झील से, और यह गिरती कहाँ है? तो ये गिरती है भूमध्य सागर में। याद करने के लिए यहाँ पर नील की बात हो रही है, तो आपको पता होगा कि पहले भारत में नील की खेती की जाती थी। तो नील की खेती की जाती थी तो नील को क्या किया जाता था? तोड़ा जाता था। एक प्रकार की फसल थी, जैसे कपास की फसल होती है, ठीक है। तो नील को तोड़ा जाता था, ठीक है। तो तोड़ने से आपको याद आ जाएगा विक्टोरिया, ठीक है, क्योंकि तोड़िया शब्द लिखा हुआ है विक्टोरिया में। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो नील नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है? विक्टोरिया झील। और भूमध्य में भूमि शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पता है खेती अगर की जाएगी तो भूमि में की जाएगी, जमीन में की जाएगी तो भूमि से भूमध्य सागर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उद्गम स्थान इसका है, मतलब नील नदी का है विक्टोरिया झील, और यह गिरती कहाँ पे है? तो यह गिरती है भूमध्य सागर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेजन की। अमेजन नदी जो है वह निकलती है लैंगो विल्फेरो से, और इसका गिरने का स्थान जो है वह है अटलांटिक महासागर। तो याद करने के लिए अमेजन को कर लेते हैं अमेजोन। आपको पता है जो अमेजोन है वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। तो उसके दो तरीके होते हैं पैसे पेमेंट करने की। एक तो आप तुरंत पेमेंट कर दो, ठीक है, और प्रोडक्ट आपके पास बाद में आए। दूसरा, जब आपको प्रोडक्ट मिले तब आप उसका पेमेंट कर दो। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट मिल जाता है तब वहीं पर पेमेंट करते हैं, मतलब जो बिल होता है उनके हाथ में आता है, ठीक है। बिल का पेमेंट बाद में करते हैं, यानी फेरो करते हैं, बिल फेरो। बिल का पेमेंट बाद में करते हैं, यानी फिर करते हैं कब? जब उनको प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो अटक जाए और उनके पास तक ना आ पाए। तो अटकने से आपको याद आ जाएगा अटलांटिक महासागर, और बिल बाद में फेरते हैं, ठीक है, कब? जब प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बिल फेरने से लैंगो विल्फेरो। तो आप इसे याद रखिएगा, जो अमेजन नदी है कहाँ से निकलती है? लैंगो विल्फेरो से, और गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। आसानी से याद हो गया ना? तो आप ऐसे याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वह है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये निकलती है रेड रॉक से, जो कि अमेरिका में है, ठीक है। और ये गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। तो इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी दोनों के दोनों में एक शब्द आपको मिल जाएगा मिस। मिस करना मतलब किसी को याद करना, ठीक है। और दूसरा देखिए रेड रॉक में शब्द लिखा हुआ है रेड। रेड से हमेशा रक्त याद आता है, ब्लड याद आता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जब लोग मिस करते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं, और रोने से संबंधित है खून के आंसू रोना। और यहाँ पर देखिए मैक्सिको की खाड़ी में क्या लिखा हुआ है शब्द? मैं इसको, यानी इश्क शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, लव से रिलेटेड है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्यार करता है तो मान लीजिए उसको कोई छोड़ के चला गया, तो वह मिस करेगा, और मिस करेगा तो हो सकता है वह खून के आंसू भी रोए, ठीक है। तो खून के आंसू से आपको रेड याद आ जाएगा, तो रेड से याद रखिएगा रेड रॉक, ठीक है। और मिस से मिसिसिपी या फिर मिसौरी, और आपको ऐसे याद आ जाएगा इश्क से क्या आ जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी। तो याद रखिएगा कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? रेड रॉक स्रोत से, और ये गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। आसान हो गया ना याद करना? तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं यांगसी नदी की। जो यांगसी नदी है वह निकलती है तिब्बत के पठार से और गिरती है चीन सागर में। मैं आपको बता दूं, यांगसी नदी का एक और नाम है, वह है यांग टीसी क्यांग नदी। जब वह अपनी सहायक नदियों से मिल जाती है ना, तो उसका नाम क्या हो जाता है, यांग टीसी क्यांग। क्यों? क्योंकि यांगसी का यांग हो गया। और यहाँ पर देखिए एक और नदी का नाम है, वह है मीकांग नदी। तो ये भी निकलती है तिब्बत के पठार से और गिरती कहाँ पे है, तो ये भी चीन सागर में गिरती है। ठीक है, तो मतलब दो नाम हो गए, एक तो यांगसी और दूसरा मीकांग। तो आप सिंपल से एक नाम याद रखिएगा, यांग टीसी क्यांग, एक नदी का ही नाम है। मैंने बता ही दिया आपको कि यांगसी नदी को ही बोलते हैं। तो ऐसे आप अगर एक नाम से दोनों चीज़ों को याद रखेंगे तो दो नदियाँ कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए यांगसी में एक शब्द लिखा हुआ है गशी। गशी को कर लेते हैं गॉसिप। ठीक है, गॉसिप करना मतलब बात करना। बात फॉर तिब्बत हो जाएगा। और मान लीजिए बहुत सारे लोग मिलकर बात करें तो क्या हो जाएगा, चिल्लाना जैसा माहौल हो जाएगा ना, तो चिल्लाने से चीन। तो ऐसे याद रखिएगा कि यांग टीसी क्यांग जो नदी है निकलती कहाँ से, तिब्बत के पठार से, और गिरती कहाँ है, तो यह गिरती है चीन सागर में। तो यांग टीसी में दो हो गए, एक तो यांगसी और मैंने बोला यांग टीसी क्यांग, तो क्यांग में मीकांग। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, यांगसी और मीकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती हैं और चीन सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने अगली नदी है वह है हांगहो नदी। ये जो नदी है निकलती है क्युनलुन पर्वत से और ये गिरती है चिहिल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, चिहिल की खाड़ी में। तो याद करने के लिए हांगहो को कर लेते हैं हैंग हो। हैंग होने की बात आती है तो हमेशा दिमाग में सबसे पहले क्या बात आती है, मोबाइल की बात आती है। तो समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि शॉप में गया मोबाइल लेने, ठीक है, और उसने मोबाइल को चलाया तो उसने देखा कि मोबाइल हैंग हो रही है। क्या कर रही है, मोबाइल हैंग कर रही है। कब, जब उसने मोबाइल को चलाया। तो जाहिर सी बात है कि वो अब बोलेगा कि मैं इस मोबाइल को क्यों लूँ, क्यों लूँ, अगर ये हैंग कर रही है तो। चलाने में हैंग कर रही है तो चलाने से चिहिल, और क्यों लूँ बोल रहा है तो क्यों लूँ से क्युनलुन पर्वत। तो याद रखिएगा जो हांगहो नदी है कहाँ से निकलती है, क्युनलुन पर्वत से, और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है चिहिल की खाड़ी में। याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली नदी है वह है कांगो नदी। ये निकलती है लुआ आलिया व लापुला के संगम से। ठीक है, और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। तो सिंपल सा पहला नाम याद रखते हैं, लुआ आलिया में एक शब्द लिखा हुआ है आलिया। आलिया को याद करने के लिए कर लेते हैं कालिया। बहुत ही सिमिलर सा नाम है, आलिया कालिया। और कांगो में शब्द लिखा हुआ है कागो। काग मतलब क्या होता है, कौआ। तो आपको पता है कौआ कैसा होता है, देखने में काला होता है। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कौआ एकदम कालिया होता है। काला है तो जाहिर सी बात है उसकी भी इच्छा होगी कि गोरा दिखे। तो गोरा दिखने के लिए वो क्या कर सकता है, आटा लगा सकता है। ठीक है, क्रीम पाउडर तो लगाएगा नहीं क्योंकि कौआ है। तो जाहिर सी बात है अगर आटा दिख गया उसको तो आटे में वो जाके बैठ जाएगा। तो आटा लगाने से क्या हो सकता है कि जो काला कौआ है वो थोड़ा बहुत गोरा हो सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कौआ यानी काग की बात हो रही है तो काग फॉर कांगो, और कालिया तो कालिया से आलिया यानी लुआ आलिया व लापुला के संगम से। ठीक है, और आटा से अटलांटिक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कांगो नदी है कहाँ से निकलती है, लुआ आलिया व लापुला के संगम से, और गिरती कहाँ पे है, तो यह गिरती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, याद रहेगा ना। थोड़ा सा फनी है तो आपको जरूर याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली नदी है वह है नाइजर नदी। ये नदी निकलती है गिनी से। ठीक है, और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है गिनी की खाड़ी में। तो सिंपल सा गिनी शब्द याद रखेंगे तो दोनों चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो नाइजर में शब्द लिखा हुआ है ना ईजर। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए ना, और ईज को कर लेते हैं एज, यानी नहीं है एज किसी की। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी एज का नहीं है, मतलब जीरो होगा, मतलब उसकी एज को नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसकी कोई भी एज नहीं है, ना वो 1 दिन का हुआ, ना 2 दिन का हुआ, ना 3 दिन का हुआ, ना साल भर का हुआ। तो ना एज, तो ना एज है तो जाहिर सी बात है उसकी गिनती नहीं होगी, तो गिनने से गिनी। तो याद रखिएगा जो नाइजर नदी है कहाँ से निकलती है, गिनी से, और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है कहाँ, गिनी की खाड़ी में। ठीक है, आसान हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आमूर नदी की। ये नदी जो है निकलती है सिल्का रूस और आर्गून के संगम से, और गिरती है टार्टर स्ट्रेट में। तो यहाँ पर देखिए जो आमूर है और आर्गून शब्द जो है दोनों के दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। आमूर आर्गून, आमूर आर्गून आप 1 से 2 बार बोलेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, आमूर नदी कहाँ से निकलती है, तो सिल्का रूस और आर्गून के संगम से। ठीक है, एक नाम याद रहेगा तो आप ऑप्शन देख के क्लियर कर लोगे। और टार्टर को याद करना है तो ऐसे याद रखिए कि जो अंगूर होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, और जो टाटरी आपने सुना होगा नाम, ज़्यादातर चटनी बनाने में यूज की जाती है, तो वो भी खट्टी होती है। तो आप ऐसे सिंपल सा कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वोल्गा नदी की।
जो वोल्गा नदी है ना वो निकलती है ब्रडाई पठार से, जो कि रूस में स्थित है। और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है जाके कैस्पियन सागर में। अब देखिए वोल्गा में एक शब्द आपको मिल जाएगा बोलगा, यानी बल लगा। ठीक है, वोल्गा बल लगा। तो बल लगाने की बात हो रही है, मतलब ताकत की बात हो रही है। और बल लगाएंगे किस चीज़ में, लड़ाई में। तो लड़ाई से आपको याद आ जाएगा ब्लडाई पठार। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वोल्गा नदी है कहाँ से निकलती है, ब्लडाई के पठार से। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर पैसों के लिए होती हैं या फिर धन दौलत के लिए होती है। तो पैसे यानी कैश की बात हो रही है, तो कैश से कैस्पियन सागर। तो आप ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं कि गिरती कहाँ पे है वोल्गा नदी, कैस्पियन सागर में। और निकलती कहाँ से है, तो वो निकलती है ब्लडाई के पठार से। याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली नदी है वह है सैन फ्रांसिस्को नदी। ये जो नदी है यह निकलती है दक्षिण मिनास गिटेस से, जो कि ब्राज़ील में है। और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है अंध महासागर में। ठीक है, तो इसको याद करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रांसिस्को में फांसी शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रांसी फांसी। तो आपने देखा होगा जब फांसी लगाते हैं तो क्या करते हैं, आंखों में पट्टी बांध देते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि काला कपड़े से आंखों को पैक कर देते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार का अंधा कर देते हैं, है ना। जब फांसी होती है तो अंधा से आपको क्या याद आ जाएगा, अंध महासागर। और जब इंसान को फांसी दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए बहुत सारे इंसानों को लगातार फांसी दे दी जा रही है, तो इंसान धरती से क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि फांसी दे दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है इंसान खत्म हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस से द मिनास गिटेस, क्योंकि मिनास में माइनस शब्द आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सैन फ्रांसिस्को जो नदी है वह निकलती है द मिनास गिटेस से। और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है अंध महासागर में। मैंने आपको बता ही दिया कि फांसी देंगे तो क्या करेंगे, उसको पहले अंधा कर देंगे, उसकी आंखों को बंद कर देते हैं जिससे कि वो देख ना सके। और फांसी देते जाएंगे तो इंसान माइनस होते चले जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा ना। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो आपको गारंटी है याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली नदी की, तो वह है सेंट लॉरेंस नदी। ये निकलती है अंटोरिया झील से। और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी ही है और गिरती कहाँ पे है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो सिंपल सा, गिरने वाला स्थान तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, निकलने वाला स्थान बस याद करने की ज़रूरत है। तो अंटोरियो में शब्द लिखा हुआ है अंतो, यानी अंत की बात हो रही है। और सेंट लॉरेंस में एक शब्द लिखा हुआ है लॉरेंस, तो कर लेते हैं लॉ रेस। मतलब ऐसा समझिए कि रेस हो रही थी किसी भी चीज़ की, या फिर इंसानों की रेस हो रही थी। तो एक इंसान जो था उसने लो कर दिया, मतलब अपनी जो रेस थी, अपनी जो रफ्तार थी उसको लो कर दिया, कम कर दिया। अब कम कर देगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे व्यक्ति से बाद में पहुंचेगा, यानी अंत में पहुंचेगा। क्यों अंत में पहुंचेगा, क्योंकि उसने लो कर दिया अपना रेस। तो लो कर दिया अपनी जो रफ्तार है उसको रेस में, तो अंत में पहुंचेगा। तो अंत से अंटोरिया झील। तो याद रखिएगा सेंट लॉरेंस जो नदी है कहाँ से निकलती है, अंटोरिया झील से। और सेंट लॉरेंस से आपको याद आ जाएगा कि यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ये जो नदी है ये निकलती है कहाँ से, तो ये निकलती है मानसरोवर झील से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। वैसे तो मैंने जब भारत की नदियों वाला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें याद करवा दी थी कि भारत की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर गिरती हैं। लेकिन अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ भी थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। तो ब्रह्मपुत्र में शब्द लिखा हुआ है ब्रह्म प्लस पुत्र, यानी ब्रह्मदेव के पुत्र। अब जाहिर सी बात है ब्रह्मदेव के पुत्र हैं तो उनका मान सम्मान ही होगा, क्योंकि देवता के तुल्य हैं। ठीक है, जैसे देव ऋषि नारद की बात करें वो भी मानस पुत्र हैं। तो यहाँ पर आपको याद आ जाएगा कि जो ब्रह्मपुत्र हैं उनका भी मान सम्मान होगा। तो मान से मान सरोवर, और जब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो हो सकता है उनके अगल बगल ही बैठे हों। ठीक है, ब्रह्मलोक में ही रहेंगे तो अगल बगल ही रहेंगे, तो बगल से बंगाल की खाड़ी। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। जो सिंधु नदी है ये भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो सिंधु को कर लेते हैं साधु, सिंधु साधु। तो साधुओं का भी मान सम्मान होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु महात्मा जो होते हैं उनका मान सम्मान किया जाता है, हालांकि ढोंगी साधु ना हो तब की बात हो रही है। तो उनका मान सम्मान होता है। और जो साधु होते हैं ना वो हमेशा रब की प्राप्ति के लिए ही लगे रहते हैं, हमेशा तपस्या पूजा पाठ किसके लिए करते हैं, रब को प्राप्त करने के लिए, यानी भगवान के लिए। ठीक है, तो रब से आपको अरब याद आ जाएगा और मान सम्मान से मानसरोवर झील। तो याद रखिएगा जो सिंधु नदी है मानसरोवर झील के पास से निकलती है और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है अरब सागर में। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है, तो वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि निकलती वो कहाँ से है, तो वो भी मानसरोवर झील से ही निकलती है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं डेन्यूब नदी की। ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में स्थित है वहाँ से, और गिरती है काला सागर में। दोनों में काला या फिर ब्लैक एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए डेन्यूब में एक शब्द लिखा हुआ है डायन। आपको पता होगा जो डायन होती है, भूत पिशाच वाला डायन की बात हो रही है, तो ज़्यादातर अंधेरी रातों में ही लोगों को परेशान करती है या फिर डराती है। तो डायन जो है ब्लैक यानी काली रात में ही आती है। तो काली फॉर ब्लैक की बात हो रही है तो ऐसे याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फरात नदी की। जो फरात नदी है वो निकलती है काराशून व सूरत नहरी के संगम से, ठीक है। और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है सत अल अरब में। तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए फरात में रात शब्द लिखा हुआ है, और आपको पता है रात कैसी होती है, कारी होती है यानी काली होती है। तो काला फॉर कारा, ठीक है। तो कारा से आपको काराशून याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फरात नदी है कहाँ से निकलती है, काराशुनवा सूरत नहरी के संगम से, ठीक है। और सत अल अरब में एक शब्द लिखा हुआ है रब। तो जो काली रात होती है, तो इससे पहले मैंने आपको याद करवाया था कौन सा, डेन्यूब नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, वो निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ठीक है। और गिरती कहाँ पे है, तो काला सागर में गिरती है। तो जाहिर सी बात है अगर रात को किसी को डायन मिल जाए, ठीक है, काली रात में डायन किसी को मिल जाए तो किसका नाम लेंगे, रब का नाम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रात की बात हो रही है, कैसी रात, कारी रात, ठीक है। तो कारी रात में डर लगेगा तो रब का नाम लेंगे, तो रब फॉर अरब। तो याद रखिएगा अरब से सत अल अरब, ठीक है, याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली नदी की। तो वह नदी है डार्लिंग नदी। ये नदी निकलती है ऑस्ट्रेलिया से, और ये जाके गिरती कहाँ पे है, तो ये मर्रे नदी में गिरती है, ठीक है। और इसके बाद जो मर्रे नदी है वो भी निकलती है ऑस्ट्रेलिया के अल्पस से, और ये गिरती है जाके हिंद महासागर में। तो आपने दोनों नदियों का जो नाम है साथ में सुना होगा, मर्रे व डार्लिंग नदी, क्योंकि ये एक दूसरे की सहायक नदी है। मैंने आपको बता ही दिया कि डार्लिंग नदी जाके मर्रे नदी में मिल जाती है, तो डार्लिंग व मर्रे नदी कहला जाती हैं, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए साथ में याद रखेंगे अगर, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में शब्द लिखा हुआ है क्या, अस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अस्थिलिया। और मर्रे से केवल याद करते हैं, डार्लिंग अपने आप याद आ जाएगा। तो मर्रे से शब्द आपको मिल जाएगा मरने। तो जाहिर सी बात है जब कोई मरते हैं, या फिर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई अगर मरता है तो उसकी क्या करते हैं, अस्थि लेते हैं, ठीक है, यानी अस्थि ले लेते हैं। जबकि विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता, खत्म होने के बाद डायरेक्ट उनको दफना दिया गया, ठीक है, अगर क्रिश्चियन है तो, और कोई भी दिक्कत हुई तो उस हिसाब से। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी अस्थि लेते हैं। तो अस्थि लिया फॉर ऑस्ट्रेलिया आपको याद आ जाएगा। हिंदू धर्म में ऐसा होता है तो हिंदू फॉर क्या याद आ जाएगा आपको, हिंद महासागर। तो याद रखिएगा मर्रे व डार्लिंग नदी जो है कहाँ से निकलती हैं, ऑस्ट्रेलिया से। जबकि डार्लिंग नदी मर्रे में समा जाती है, और मर्रे कहाँ जाती है, वो समाती है हिंद महासागर में, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ऑप्शन आपके सामने होगा तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और वैसे भी ये फैक्ट है, ना कि कोई बनाई हुई कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली नदी है वह है गंगा नदी। जो गंगा नदी है आपको पता है कहाँ से निकलती है, गोमुख हिमानी से, ठीक है। और गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जो निकलने वाला स्थान है वो सबको पता होगा। तो यहाँ पर अगर बंगाल की खाड़ी याद भी करना है तो बंगाल में बंगा शब्द लिखा हुआ है, तो बंगा और गंगा मिलता जुलता शब्द है। आसानी से याद रखिएगा गंगा कहाँ पे गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इरावदी नदी की। जो इरावदी नदी है ना वो निकलती है मोली और नामी नदी के संगम से। कहाँ से निकलती है, मोली और नामी नदी के संगम से, और गिरती कहाँ पे है, तो ये भी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर समा जाती है। तो इरावदी में एक शब्द लिखा हुआ है इरादे, ठीक है, इरावदी इरादे। तो आपको पता है जिसके इरादे मजबूत होते हैं उसी के नाम होते हैं, ठीक है। दुनिया में जिसके इरादे मजबूत होते हैं नाम केवल उसी के होते हैं, तो नाम से आपको नाम ही याद आ जाएगा, ठीक है। और अगर इरादे मजबूत हैं तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, धन दौलत होगी, बंगला होगा, तो बंगला फॉर बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो इरावदी नदी है कहाँ से निकलती है, मोली और नामी नदी के संगम से, और गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब जो हमारे सामने अगली नदी है वह है कोलंबिया नदी। ये निकलती है कोलंबिया के झील से और गिरती है प्रशांत महासागर में। तो सिंपल सा कोलंबिया से कोलंबिया कंफर्म हो जाएगा, यानी निकलने का स्थान जो है याद हो गया। अब केवल गिरने का स्थान यानी कहाँ पे समाती है, तो प्रशांत में शांत शब्द लिखा हुआ है, और कोलंबिया में लंबी यानी लंबे लंबे बात हो रही है। तो आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं ना, तो उनको बोला जाता है कि ज़्यादा गुस्सा मत करो, लंबी लंबी सांस लो जिससे कि तुम शांत रहो। तो लंबी सांस लो जिससे कि शांत रहो। तो शांत फॉर प्रशांत और लंबी फॉर कोलंबिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कोलंबिया नदी है कोलंबिया की झील से निकलती है और गिरती है प्रशांत महासागर में। अब जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वह है टिग्रिस नदी। ये नदी निकलती है टॉरस पर्वत से जो कि टर्की में स्थित है और गिरती है सत अल अरब में।
तो यहाँ पर टिग्रिस को कर लेते हैं टिगर, ठीक है। ट्रिगर बंदूक का होता है, तो अगर कोई ट्रिगर दबाने की कोशिश करे तो आप क्या बोलेंगे भगवान को कि साथ दो भगवान मुझे बचा लो, ऐसे ही बोलते हैं ना भगवान साथ दो। साथ दो रब, साथ दो रब से आपको याद आ जाएगा सत अल अरब, ठीक है। और यहाँ पर टिग्रिस और टॉरिस दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा टिग्रिस जो नदी है कहाँ से निकलती है, टॉरस पर्वत से, और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है सत अल अरब में, ठीक है। अब जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है वह है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो है यह निकलती है लिसोथो से और गिरती है जाके अटलांटिक महासागर में। तो ऑरेंज में एक शब्द लिखा हुआ है रेंज। रेंज मतलब ऐसा समझिए कि बंदूक की रेंज की बात हो रही है, ठीक है, या फिर समझिए कि मतलब कोई भी मिसाइल है उसके रेंज की बात हो रही है। और यहाँ पर लिसेथो में एक शब्द लिखा हुआ है क्या, लेंसेथो, यानी लेंस की बात हो रही है, ठीक है। मान लीजिए बंदूक से किसी भी रेंज में देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि ये मेरे रेंज में है या फिर नहीं है, तो किस चीज़ से देखते हैं, दूरबीन लगी होती है उसमें लेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो लेंस से लिसेथो आपको याद आ जाएगा। और अपने टारगेट को टिक कर लेते हैं कि यहाँ पर मारना है, तो टिक फॉर अटलांटिक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो ऑरेंज नदी है कहाँ से निकलती है, लिसेथो से, और गिरती कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है। भारत के प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है केरल राज्य, जिसका लोक नृत्य है कथकली। तो केरल में एक शब्द छुपा हुआ है केला, और कथकली में एक शब्द छुपा हुआ है कथा। तो जब घर में कथा पूजा होती है तो आपने देखा होगा कि केले के पत्ते का उपयोग करते हैं, है ना। जब घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो केले के पत्ते का उपयोग करते हैं। तो केले से हो जाएगा केरला, और कथा में करते हैं तो कथा से कथकली। तो केरला का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, कथकली। क्लियर है। अगला है पंजाब, जिसके लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। तो पंजाब में एक शब्द छुपा हुआ है पंजा, और दूसरी तरफ गिद्धा में शब्द छुपा हुआ है गिद्ध। तो आपको पता है कि जो गिद्ध है उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उसके पंजे से उसका शिकार कभी भी नहीं भाग पाता, है ना। गिद्ध के पंजे से उसका शिकार कभी भी नहीं भाग पाता, क्योंकि उसकी पकड़ मजबूत होती है। तो गिद्ध से हो जाएगा गिद्धा, और भागने से भांगड़ा, और पंजे से पंजाब। तो पंजाब के लोक नृत्य क्या है दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा। या फिर आप भांगड़ा को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पंजाब में एक शब्द छुपा हुआ है जॉब। तो हर व्यक्ति जॉब के पीछे भाग रहा है ना। जॉब के लिए हर व्यक्ति भाग रहा है उसके पीछे, तो भागने से हो जाएगा भांगड़ा, और जॉब से पंजाब। तो पंजाब के लोक नृत्य हो गए गिद्धा और भांगड़ा। अगला है हिमाचल प्रदेश, जिसके लोक नृत्य हैं छपेली और टंडा नाव। तो हिमाचल में एक शब्द छुपा हुआ हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ, और छपेली में एक शब्द छुपा हुआ छिपेली, यानी छिपने की बात हो रही है। तो जब बाहर हिम गिरती है यानी बर्फ गिरता है तो हर व्यक्ति छिप जाता है ना। जब हिम गिरती है तो हर व्यक्ति अपने घर के अंदर छिप जाता है। तो छिपने से हो गया छिपेली अर्थात छपेली नृत्य। और हिम से हिमाचल प्रदेश। और टंडा नाव में एक शब्द छुपा हुआ टंडा। तो टंडा को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ठंडा। तो हिम गिरेगी तो जाहिर सी बात है कि मौसम कैसा होगा, ठंडा। तो ठंडा से हो जाएगा टंडा नाव। तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य क्या है दोस्तों, छपेली और टंडा नाव। क्लियर है। अगला है महाराष्ट्र, जिसके लोक नृत्य हैं तमरा, कोली, नकटा और लावड़ी। तो महाराष्ट्र में माँ के बाद शब्द लिखा हुआ है हारा, और तमरा में ता के बाद शब्द लिखा हुआ है मरा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन से युद्ध क्षेत्र में हार जाता है तो वह फिर मारा जाता है ना। अगर युद्ध क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन से हार गया तो फिर वह मारा जाता है। तो मारा से हो गया तमरा, और हारने से महाराष्ट्र। अगला लोक नृत्य है कोली। तो कोहली को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं कोहली अर्थात विराट कोहली। तो जब तक भारत की तरफ से विराट कोहली खेलता है तो भारत के हारने के चांस कम होते हैं, है ना। क्योंकि विराट कोहली अच्छा खेलता है, तो जब तक भारत की तरफ से विराट कोहली खेलता है तो भारत नहीं हारता। तो हारने से महाराष्ट्र और कोहली से कोहली नृत्य। अगला है नकटा नृत्य। तो नकटा में एक शब्द छुपा हुआ है नाक कटा। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हार जाता है तो वह नाक कटा लेता है ना। बोलते हैं ना कि अगर हार गया कोई तो बोलते हैं कि यार तू हार गया, तूने नाक कटा ली। तो नाक कटा से हो गया नकटा नृत्य, और हारने से महाराष्ट्र।
अगला है लावड़ी नृत्य। तो लावड़ी में एक शब्द छुपा हुआ है लव। लव अर्थात प्यार। तो हर व्यक्ति प्यार के सामने अपना सब कुछ हार जाता है ना। प्यार के सामने यानी लव के सामने हर व्यक्ति हार जाता है। तो हारने से महाराष्ट्र और लव से लावड़ी। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तमरा, कोली, नकटा और लावड़ी। क्लियर है। अगला है तमिलनाडु, जिसका लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में एक शब्द छुपा हुआ है भरत, और तमिलनाडु में ता के बाद शब्द लिखा हुआ है मिलना। तो भरत और मिलना। और आपको पता है कि भारत में भरत शब्द से एक शब्द फेमस है भरत मिलान। आपने भी सुना होगा भरत मिलान शब्द। तो भरत से भरतनाट्यम और मिलान से तमिलनाडु, क्योंकि ता के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? मिलना। तो तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम। क्लियर है। अगला है गुजरात, जिसके लोक नृत्य हैं डांडिया और गरबा। तो गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, और गांधी जी ने गुजरात में डांडी यात्रा की थी, है ना। गांधी जी ने गुजरात में डांडी यात्रा भी की थी। तो डांडी से डांडिया। तो गुजरात के एक लोक नृत्य क्या हो गया दोस्तों? डांडिया। अब दूसरा लोक नृत्य है गरबा। तो गरबा को याद करने के लिए हम लोग गुजरात में गा से ऊ की मात्रा को हटा देते हैं और ता को भी हटा देते हैं। तो शब्द बचेगा गजरा, और गजरा से मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा? गरबा। गजरा, गरबा। तो गुजरात के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? डांडिया और गरबा। क्लियर है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गुजरात ने हमें बहुत कुछ दिया है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह भी गुजरात से थे, और गांधी जी भी गुजरात से ही थे। तो हमको गुजरात पर गर्व है, तो गर्व से गरबा आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है असम, जिसके लोक नृत्य हैं बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, कली गोपाल और खेल गोपाल। तो असम को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं औसम, और बिहू को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बहू। जब नई नई बहू घर में आती है तो उसको सब क्या बोलते हैं कि औसम है। अगर कोई भी पूछे कि बहू कैसी दिखती है तो सब बोलते हैं औसम है, बहुत अच्छी है। यानी बहू को कोई भी बुरा नहीं बोलता। जिससे बहू गुस्सा ना हो तो बहू को बोलते हैं कि औसम है। तो औसम से असम और बहू से बिहू। लेकिन अगर बहू काली निकली तो फिर क्या बोलते हैं? जब घर में कोई भी व्यक्ति आ गया और बोला कि बहू काली है, तो बहू ने अगर सुन लिया तो वह गुस्सा हो जाएगी। इसलिए सब यह बोलते हैं कि वो काली नहीं है। काले तो कृष्ण भगवान भी थे, अर्थात गोपाल भी काले थे। तो काले को तो काला नहीं बोल सकते, इसलिए बहू के सामने उसको बोलते हैं कि बहू कैसी है? गोपाल के जैसी है, अर्थात काली नहीं है। तो गोपाल से हो जाएगा कली गोपाल और खेल गोपाल। तो असम के 3 लोक नृत्य याद हो गए, एक बिहू, दूसरा कली गोपाल और तीसरा खेल गोपाल। और आपको पता है कि असम में चाय की खेती होती है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं, और झाड़ियों से हमेशा सांप बिच्छू निकलते हैं। सांप अर्थात नाग, और बिच्छू से बिछुआ। तो असम के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, कली गोपाल और खेल गोपाल। क्लियर है। अगला है राजस्थान, जिसके लोक नृत्य हैं कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेरा ताली, पनिहारी और घूमर। तो राजस्थान में एक शब्द छुपा हुआ है राजा, और दूसरा शब्द लिखा हुआ है स्थान, अर्थात राजा का स्थान। तो जो राजा के स्थान में रहते हैं, यानी जो प्रजा रहती है, वह राजा के हाथों की कठपुतली होती है ना। प्रजा राजा के हाथों की कठपुतली होती है। तो कठपुतली से हो गया कठपुतली नृत्य। और प्रजा राजा के यहाँ चाकरी करती है, अर्थात नौकरी चाकरी करती है। तो चाकरी से चाकरी नृत्य। और अगर राजा कुछ भी बोले तो राजा के बोलने पर प्रजा ताली बजाती है ना। राजा कुछ भी बोलता है लेकिन प्रजा राजा के बोलते ही ताली बजाती है। तो ताली से तेरा ताली। अगला है पनिहारी। तो आपको पता है कि जो राजस्थान है वहाँ पर पानी कम पाया जाता है, तो पानी को लेने के लिए दूर दूर से पनिहारी लोग आती हैं। मतलब जो पानी को ले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पनिहारी। तो क्योंकि राजस्थान में पानी की समस्या बनी रहती है, तो पनिहारी लोग दूर दूर जाकर पानी लाते हैं। तो हो गया पनिहारी से पनिहारी नृत्य। और क्योंकि राजा का स्थान है तो वह भव्य स्थान होगा, तो हर व्यक्ति को वहाँ घूमने जाना चाहिए। मतलब जो राजा का स्थान है वह बहुत अच्छा होगा,
तो आपको भी वह स्थान घूमने जाना चाहिए। तो घूमने से घूमर। तो राजस्थान के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? कठपुतली नृत्य, क्योंकि प्रजा राजा के हाथ की कठपुतली होती है। दूसरा है चाकरी नृत्य, क्योंकि प्रजा राजा के यहाँ चाकरी करती है। तीसरा है तेरा ताली, तो राजा के कुछ भी बोलने पर प्रजा ताली बजाती है, तो तेरा ताली। फिर है पनिहारी, तो पनिहारिन जो कि पानी लेने दूर दूर तक जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं है। और अगला है घूमर, तो घूमर यानी घूमने की बात, क्योंकि राजस्थान बहुत बढ़िया स्थान है, वहाँ पर राजा महाराजा लोग थे और बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो राजस्थान घूमना चाहिए। तो राजस्थान के ये लोक नृत्य कंप्लीट हो गए। अगला है आंध्र प्रदेश, जिसका लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश में एक शब्द छुपा हुआ है अंधा, और कुचिपुड़ी को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं कच्ची पूड़ी। अगर कोई भी अंधा व्यक्ति पूड़ी को सेकने बैठे या कि पूड़ी को सिराने बैठे, तो वह कच्ची पूड़ी ही निकाल लेगा, है ना, क्योंकि उसको तो पता होगा नहीं कि पूड़ी कब सही बनेगी और कब नहीं। तो जब पूड़ी को वह निकालने बैठेगा तो वह कच्ची पूड़ी ही निकाल लेगा, ठीक है, क्योंकि जिसके आंख में दिखेगा वह अच्छी पूड़ी निकालेगा, क्योंकि यह व्यक्ति अंधा है, तो अंधे व्यक्ति कच्ची पूड़ी ही निकालेंगे। तो कच्ची पूड़ी से हो गया कुचिपुड़ी, और अंधे से आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो गया दोस्तों? कुचिपुड़ी। क्लियर है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, जिसके लोक नृत्य हैं मुखौटा और युद्ध नृत्य। तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, जिस कारण से सूर्य भगवान वहाँ पर पहले आते हैं, तो धूप ज़्यादा होती है। तो जब भी लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वह मुखौटा पहनकर निकलते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है तो वह काले हो जाएंगे अगर मुखौटा नहीं पहनेंगे। यह याद करने के लिए आप समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, तो वहाँ पर धूप पहले आती है, जिस कारण से लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो वह मुखौटा पहने रहते हैं, क्योंकि धूप ना लगे। तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पहला लोक नृत्य क्या हो गया? मुखौटा। दूसरा लोक नृत्य है युद्ध नृत्य। तो अरुणाचल में आ के बाद शब्द लिखा हुआ है ऋण। ऋण को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं रण। रण अर्थात युद्ध क्षेत्र, और आपको पता है कि युद्ध क्षेत्र में क्या होगा? युद्ध होगा, तो युद्ध से युद्ध नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? मुखौटा और युद्ध नृत्य। पहला है नागालैंड, जिसके लोक नृत्य हैं चोंग, खेवा और बांस नृत्य। तो नागालैंड में एक शब्द छुपा हुआ है नाग, और चौंक को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं चौंक, अर्थात चौंकने की बात हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा रहा है और उसको रास्ते में नाग दिख जाए, तो वह नाग को देखकर चौंक जाता है ना। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा हो और उसको रास्ते में नाग दिख जाए, तो वह नाग को देखकर चौंक जाता है। तो चौंकने से हो गया चोंग लोक नृत्य। अगला है खेवा लोक नृत्य। तो खेवा में एक शब्द छुपा हुआ है खावा, अर्थात खाने की बात हो रही है। तो वह नाग को देखकर क्यों चौंक जाता है? क्योंकि उसको लगता है कि नाग उसको खा लेगा, तो नाग को देखकर वह चौंक जाता है। तो खावा से हो गया खेवा लोक नृत्य। अगला है बांस नृत्य, और आपको पता है कि बांस का क्या होता है? डंडा। तो नाग को डराने के लिए या फिर मारने के लिए फिर क्या मंगाते हैं? बांस का डंडा। तो फिर नाग से नागालैंड और बांस से बांस नृत्य। तो नागालैंड के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? चोंक, खेवा और बांस नृत्य। क्लियर है। अगला है हरियाणा, जिसके लोक नृत्य हैं खेड़ा, धमाल और मजीरा। तो आपको पता है कि जो हरियाणा के लड़के लड़कियां होते हैं वह कुश्ती करते हैं, अर्थात पहलवानी करते हैं। और आपको पता है कि पहलवानी कहाँ करते हैं? अखाड़े में। तो अखाड़े से हो गया खेड़ा, और अखाड़े में वह धमाल मचा देते हैं, चाहे वहाँ के लड़के हों या लड़कियाँ। आपने देखा होगा सुल्तान मूवी में भी, तो अखाड़े में वह धमाल मचा देते हैं। तो धमाल से हो गया धमाल लोक नृत्य। और जब वह ओलंपिक में जाते हैं तो वह जीत के आते हैं, है ना, क्योंकि धमाल मचा देते हैं। तो जीत के आने के बाद उनका स्वागत कैसे होता है? ढोल मजीरे से। तो मजीरे से हो गया मजीरा लोक नृत्य। तो हरियाणा के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? खेड़ा, धमाल और मजीरा। क्योंकि हरियाणा के छोरा छोरी अखाड़े में धमाल मचा देते हैं, और जब वह जीत के आते हैं तो फिर ढोल मजीरे से उनका स्वागत होता है। क्लियर है। अगला है पश्चिम बंगाल, जिसका लोक नृत्य है कीर्तन। तो पश्चिम बंगाल में एक शब्द लिखा हुआ है बंगाल। बंगाल को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बगला, और जिसके पास बंगला होता है उसकी कीर्ति बहुत होती है ना। बगले वालों की कीर्ति बहुत होती है, तो कीर्ति से हो गया कीर्तन, और बंगले से पश्चिम बंगाल।
तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या हो गया दोस्तों? कीर्तन। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भजन कीर्तन होता है या तो वह मंदिर में होता है या फिर वह बंगले में होता है ना। जो भजन कीर्तन होता है या तो वह मंदिर में होता है या घर अर्थात बंगले में होता है। तो कीर्तन से हो जाएगा कीर्तन, लोक नृत्य, और बंगले से पश्चिम बंगाल। क्लियर है। अगला है उड़ीसा, जिसके लोक नृत्य हैं ओडिसी और सवारी। तो उड़ीसा से उसका ओडिसी जो लोक नृत्य है वह मैच करता है, तो ओडिसी को देख के आप उड़ीसा ही क्लिक करेंगे। तो अगला लोक नृत्य है सवारी। तो जब आप किसी भी चीज़ की सवारी करते हैं तो आप उसको चलाते थोड़ी हैं, उसको उड़ाते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति हो वह किसी भी चीज़ में सवारी करता है तो फिर धीमा नहीं चलता, वह फिर उसको उड़ाने लगता है। तो सवारी से सवारी लोक नृत्य और उड़ाने से उड़ीसा। तो उड़ीसा के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? ओडिसी और सवारी। क्लियर है। अगला है मणिपुर, जिसके लोक नृत्य हैं मणिपुरी और रखाल। तो मणिपुरी और मणिपुर दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, तो इसकी कोई भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला लोक नृत्य है रखाल। तो रखाल में एक शब्द छुपा हुआ है रखवाली करना, और हर व्यक्ति अपने मनी की रखवाली करता है ना। मनी यानी पैसा, तो हर व्यक्ति अपने मनी की रखवाली करता है। तो रखवाली से हो गया रखाल और मनी से मणिपुर। तो मणिपुर के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? मणिपुरी और रखाल। क्लियर है। अगला है मेघालय, जिसके लोक नृत्य हैं लाहो और बांग्ला। तो मेघालय में मे के बाद शब्द लिखा हुआ घालय। घालय को ला की जगह या कर दें और या की जगह ला कर दें तो हो जाएगा घायल। और लाहो में एक शब्द छुपा हुआ है लहू। लहू अर्थात ब्लड। अगर कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके लहू निकलने लगता है ना। अगर कोई भी व्यक्ति घायल हो गया है तो उसके लहू निकलने लगता है। तो घायल से हो गया मेघालय और लहू से लाहो लोक नृत्य, है ना। अगला है बांग्ला लोक नृत्य। तो बांग्ला में गा की जगह कर दें अगर दा तो हो जाएगा बादला, अर्थात बादल की बात हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या शब्द लिखा हुआ है? मेघ। तो मेघ और बादल दोनों एक ही शब्द होते हैं। तो मेघ से मेघालय और बादल से बांग्ला। तो मेघालय के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? लाहो और बांग्ला। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके लहू निकलने लगता है, और मेघ और बादल दोनों एक ही शब्द होते हैं। क्लियर है। अगला है झारखंड, जिसके लोक नृत्य हैं पाइका और छाऊ। तो झारखंड में एक शब्द छुपा हुआ झार, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो झरना। और पाइका अर्थात चारपाई की बात हो रही है, और छाऊ यानी बिछाने की बात हो रही है। तो हर व्यक्ति का मन करता है कि वह झरने के पास छाँव में वह चारपाई बिछा के लेटा रहे, है ना। आपका भी मन करता होगा कि आप झरने के पास जहाँ छाँव हो वहाँ पर चारपाई बिछा के लेटे रहें। तो पाई से हो जाएगा पाइका, और बिछाने से या कि छाँव से छाऊ, और झरने से झारखंड। तो झारखंड के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? पाइका और छाऊ। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि झारखंड में शब्द लिखा हुआ है झरना और पाइका में एक शब्द छुपा हुआ है पाइप। तो झरने का जो पानी है वह किससे ले जाया जाता होगा? पाइप से खेतों में। और पाइप को क्या करना पड़ता है? बिछाना पड़ता है। तो बिछाने से छाऊ। तो झारखंड के लोक नृत्य हो जाएंगे पाइका और छाऊ। क्लियर है। अगला है छत्तीसगढ़, जिसके लोक नृत्य हैं गाड़ी, नाचा, सुआ और रहस। तो छत्तीसगढ़ में एक शब्द लिखा हुआ है छत्तीस और दूसरा शब्द लिखा हुआ है गढ़। तो एक व्यक्ति है जिसके पास 36 गढ़ हैं। गढ़ अर्थात क्षेत्र। तो 36 गढ़ होंगे तो उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक गाड़ी हो, क्योंकि अगर वह पैदल जाएगा तो सभी गढ़ों को नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक गाड़ी होना चाहिए। तो गाड़ी लाया वो। तो जब गाड़ी आई तो सब व्यक्ति खुशी के मारे नाच रहे थे, है ना। घर में गाड़ी आ गई तो सब खुशी से नाच रहे थे। लेकिन जो पड़ोसी थे उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी के टायर पे सुआ कर दिया, है ना। गाड़ी के टायर में जाकर सुआ मार दिया तो सभी पंचर हो गए। तो पंचर हो गए और कोई नहीं जान पाया, तो वह रहस्य बन गया। तो गाड़ी से गढ़ी लोक नृत्य, और सब नाच रहे थे। जब गाड़ी आई तो नाचने से नाचा लोक नृत्य, और सुआ मार दिया गाड़ी पे तो सुआ से सुआ लोक नृत्य। और ये रहस्य रह गया क्योंकि कोई भी नहीं जान पाया कि गाड़ी में सुआ किसने मारा। तो रहस्य से रहस्य लोक नृत्य। तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य क्या है दोस्तों? गाड़ी, नाचा, सुआ और रहस्य।
क्लियर है। अगला है बिहार, जिसके लोक नृत्य हैं विदेशिया। तो बिहार में एक शब्द छुपा हुआ है बाहर। अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर जाता है तो वह कहाँ जाता है? विदेश जाता है ना। अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर गया है तो वह विदेश जाता है। तो बाहर से बिहार और विदेश से विदेशिया। तो बिहार का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? विदेशिया। क्लियर है। अगला है उत्तर प्रदेश, जिसके लोक नृत्य हैं रासलीला, कजरी, छोरा, नौटंकी और चरकुला। तो उत्तर प्रदेश को याद करने के लिए हम लोगों को रामायण से संबंधित देखना होगा। आपको पता है कि राम भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो रामायण को लेकर हम लोग चलते हैं। तो राम भगवान से संबंधित जो लीला होती है उसको क्या बोलते हैं? रामलीला। तो रामलीला की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रासलीला। तो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य क्या हो गया? रासलीला। आप ध्यान से देखिएगा तो उत्तराखंड का भी एक लोक नृत्य रासलीला होता है। तो दोनों में उत्तर उत्तर शब्द लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप एक लोक नृत्य को मैच कर सकते हैं कि उत्तर से उत्तर प्रदेश कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में राम भगवान का जन्म हुआ था और राम भगवान से संबंधित लीला क्या कहलाती है? रामलीला। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक लोक नृत्य हो जाएगा रासलीला। क्लियर है। अगला है कजरी। तो कजरी में एक शब्द छुपा हुआ है काज, अर्थात शादी की बात हो रही है। तो राम भगवान ने सीता माता से शादी की थी। कैसे की थी? धनुष को तोड़ के। फिर एक शब्द लिखा हुआ छोरा। फिर राम भगवान ने सीता माता को छोड़ भी दिया था, है ना। जब उनके ऊपर लांछन लगाया गया था तो सीता माता को छोड़ दिया था। तो छोड़ने से हो गया छोरा। और अगर कोई भी रामलीला करता है तो उनको क्या बोलते हैं? कि नौटंकी वाले हैं, है ना। नौटंकी वाले हैं। तो नौटंकी से नौटंकी लोक नृत्य। अगला लोक नृत्य है चारकुला, जिसमें एक शब्द छुपा हुआ है कुल। आपको पता है कि राम भगवान के पूर्वज अपने कुल को तारने के लिए गंगा माता को धरती पर लाए थे, है ना। अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि राम भगवान के पूर्वज अपने कुल को तारने के लिए गंगा माता को धरती पर लाए थे। तो कुल से चरकुला। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? रासलीला, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है? रामलीला। अगला है कजरी। राम भगवान ने सीता माता से शादी की अर्थात काज किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया तो छोड़ने से छोरा। और जो रामलीला करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नौटंकी वाले। तो नौटंकी से नौटंकी नृत्य। और चारकुला, तो राम भगवान के पूर्वज अपने कुल को तारने के लिए गंगा माता को धरती पर लाए थे। तो कुल से चरकुला। क्लियर है दोस्तों। अगला है उत्तराखंड, जिसके लोक नृत्य हैं रासलीला, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो उत्तराखंड का पहला लोक नृत्य जो कि रासलीला है उसको मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उत्तर शब्द था और उत्तराखंड में भी उत्तर शब्द है। तो इसको उत्तर मान लीजिएगा। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में राम भगवान का जन्म हुआ था और राम भगवान से संबंधित लीला क्या कहलाती है? रामलीला। तो रामलीला की जगह रासलीला। क्लियर है। अगला है गढ़वाली। तो उत्तराखंड में एक शब्द छुपा हुआ है उत्तरा, अर्थात उत्तराधिकारी की बात इस शब्द में हो रही है। तो उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए? जो अपने गढ़ को सुरक्षित रखे। गढ़ अर्थात क्षेत्र। तो उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए? जो अपने गढ़ को सुरक्षित रखे और जो कमाऊ हो, अर्थात कमाए भी, ऐसा ना हो कि वह नकारा हो। तो कमाऊ से कुमाऊनी। तो उत्तराखंड के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? रासलीला, गढ़वाली और कुमाऊनी। क्लियर है। क्योंकि उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए जो अपने गढ़ को सुरक्षित रखे और जो कमाऊ हो। क्लियर है। अगला है जम्मू कश्मीर, जिसके लोक नृत्य हैं राउफ, दमाली और कूद डांडी नाच। तो जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बर्फ़ की बारिश होती रहती है। तो बर्फ़ में हर व्यक्ति ठंड के मारे क्या बोलता है? उफ़। तो उफ़ से हो जाएगा राउफ। तो जम्मू कश्मीर का पहला लोक नृत्य क्या हो गया दोस्तों? राउफ। दूसरा लोक नृत्य है दमाली, जिसमें शब्द छुपा हुआ है दम। तो ठंड में लोगों के दम निकल जाते हैं। अगर वह कपड़े ना पहन के रखे ठंड वाले तो लोगों के दम निकल जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड होती है। तो दम से दमाली। इसका लास्ट लोक नृत्य है कूद डांडी नाच। तो आपने देखा होगा मूवी में कि जब बर्फ़ के ऊपर रेसिंग लगाते हैं तो पैर पे पहने हुए होते हैं और साथ में दोनों हाथ में डांडी लिए हुए होते हैं और फिर उन डांडी के सहारे बर्फ़ में कूद कूद के चलते हैं। तो कूदने और डांडी से हो गया कूद डांडी नाच। तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य क्या हो गए दोस्तों? राउफ, दमाली
और कूद डंडी नाच। तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। पहला विश्व शरणार्थी वर्ष जो कि 1959 को घोषित किया गया। तो विश्व शरणार्थी में एक शब्द छुपा हुआ है शरणार्थी। जो शरणार्थी होते हैं उन्हें लोग अपने छत्र में लेते हैं, है ना, मतलब अपने शरण में लेते हैं, अर्थात उन्हें छत्र में लेते हैं। तो उन्हें छत्र से हो गया 59 अर्थात 1959, और शरणार्थी से विश्व शरणार्थी वर्ष, क्योंकि जो शरण में आते हैं तो लोग उनको अपने छत्र पर लेते हैं, तो उन्हें छत्र से हो गया 59। तो विश्व शरणार्थी वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 1959 को। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष जो कि 1965 को घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष में एक शब्द लिखा हुआ है सहयोग, यानी मदद करना। और मदद कैसे करते हैं? पैसे से, है ना, मतलब सहयोग पैसे से करते हैं। तो पैसे से हो गया 65, क्योंकि पैसा जो है वह उससे एक ही गिनती आएगी, वह है 65 अर्थात 1965। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 1965 को, क्योंकि जो सहयोग है वह पैसा देकर करते हैं। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो कि 1975 को घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में शब्द लिखा हुआ है महिला, यानी फीमेल की बात हो रही है। और हमेशा बोला जाता है कि लेडीज फर्स्ट, यानी आगे कोई भी पुरुष खड़ा है तो वह पीछे हटे, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। तो पीछे हटने से हो गया 75 अर्थात 1975। और क्यों पीछे हटे? क्योंकि लेडीज फर्स्ट अर्थात महिला के बारे में बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 1975 को, क्योंकि अगर किसी भी लाइन में पुरुष और महिला खड़ी हुई हैं तो पुरुष पीछे हट जाता है, क्योंकि लेडीज फर्स्ट बोला जाता है। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष जो कि 1979 को घोषित किया गया। तो 79 में एक शब्द छुपा हुआ है उनासी, और अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बाल अर्थात बच्चों की बात हो रही है। तो कहते हैं ना कि बच्चों को देख के रखना, क्योंकि घर में वह तोड़ फोड़ मचा देते हैं, अर्थात सभी चीज़ों को वो नाश देते हैं, इसलिए बच्चों का ध्यान रखना। तो वो नाशने से हो गया 79 अर्थात 1979। और कौन नाश देते हैं? बच्चे, अर्थात बालकों की बात हो रही है और बालिकाओं की बात हो रही है, तो बालक और बालिका अर्थात बाल। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 1979 को। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष जो कि 1980 और 1970 को घोषित किया गया। तो शिक्षा जो है वह अच्छी चीज़ होती है, तो अच्छी से 80 अर्थात 1980। और जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते वह समाज के लिए क्या है? शत्रु। तो शत्रु से 70। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 1980 और 1970 को, क्योंकि जो शिक्षा है वह अच्छी चीज़ है, और जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते वह समाज के लिए एक प्रकार के शत्रु हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी याद किया। अगला है एड्स विषयक संचार और सहयोग वर्ष जो कि 1988 को घोषित किया गया। तो इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि एड्स में शब्द छिपा हुआ है एड्स, अर्थात एक एड की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे एड की बात हो रही है ना। 8 अर्थात 8 की बात हो रही है। तो एड्स और कितने 8? 2 8 यानी एक से अधिक 8। तो 2 8 अर्थात 88 यानी 1988। तो एड्स विषयक संचार और सहयोग वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 1988 को, क्योंकि एड्स में शब्द छुपा हुआ है एड्स, और एड्स से हो गया 88 यानी एक से ज़्यादा 8 की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो कि 1981 को घोषित किया गया। तो 81 में 2 शब्द हैं, एक 8 और दूसरा 1। तो 8 से एक मिलता जुलता शब्द है हाथ, अर्थात हाथ 1। तो कोई भी व्यक्ति विकलांग होता है तो वह पैर से 1 या कि एक हाथ से विकलांग होता है। तो हाथ और 1 से हो गया 8 और 1 अर्थात 81 यानी 1981। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 1981 को। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग को बोला है दिव्यांग, है ना। और दिव्यांग मतलब एक दिव्य अंग जिसमें भगवान की दी हुई शक्ति हो। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक दिव्य अंग हो, तो ऐसी उसकी इच्छा होती है। तो इच्छा से हो गया 81 अर्थात 1981। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष जो कि 1992 को घोषित किया गया।
तो 92 में एक शब्द छुपा हुआ है विमान, विमानवे, 92 विमान अर्थात एरोप्लेन्स की बात हो रही है। तो एरोप्लेन्स यानी विमान कहाँ उड़ते हैं? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष से हो गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष और विमान से विमानवे अर्थात 92। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 1992 को। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में शब्द लिखा हुआ है रीछ, रीछ अर्थात रीछ भालू जिसको बोलते हैं, और ये कहाँ रहते हैं? वन में। तो वन से 92। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष जो कि 2003 को घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष में एक शब्द लिखा हुआ है जल, और आपको पता है कि जल की कितनी अवस्था हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस, है ना। जल की 3 अवस्था हैं, तो 3 से हो गया 2003। तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 2003 को। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन वर्ष जो कि 1996 को घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन में एक शब्द छुपा हुआ निर्धनता अर्थात जिसके पास धन ना हो, और 96 में एक शब्द छुपा हुआ छीनना। तो अगर किसी भी व्यक्ति के पास धन है तो अगर उससे धन को छीन लिया जाए तो वह निर्धन हो जाएगा, है ना। अगर किसी भी व्यक्ति के पास धन है और उसको छीन लिया जाए तो वह निर्धन हो जाएगा। तो छीनने से हो गया 1996 और निर्धन से अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 1996 को, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति से धन छीन लिया जाए तो वह निर्धन हो जाएगा। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो कि 2016 को घोषित किया गया। तो 16 में एक शब्द छुपा हुआ है सोना अर्थात गोल्ड की बात हो रही है, और दलहन को देखकर एक शब्द याद आता है दहन। दहन से लंका दहन, और लंका किसकी बनी थी? सोना की। तो सोना से हो गया 16 अर्थात 2016। तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? सन 2016 को, क्योंकि 16 में सब छुपा हुआ है सोना, और लंका किसकी बनी थी? सोने की, जिसका दहन कर दिया गया था। तो दहन से दलहन वर्ष। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष जो कि 2011 को घोषित किया गया। तो 11 को इंग्लिश में बोलते हैं 11, और 11 में सब छुपा हुआ है वन। तो वन से हो गया अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि आप 2011 की जगह एक भी कर सकते हैं अर्थात 1 और 1। तो मैं आपको बता दूं कि एक पेड़ से वन नहीं बनता, जब एक एक करके पेड़ लगाते हैं तो फिर वह वन बनता है। मतलब एक पेड़ का वन नहीं होता, एक एक करके जब बहुत सारे पेड़ लगाते हैं तो वन होता है। तो एक एक से हो गया 11। तो अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 2011 को। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिस्ट वर्ष जो कि 2002 को घोषित किया गया। तो इको टूरिस्ट में एक शब्द छुपा हुआ है टू अर्थात 2 की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिस्ट वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 2002 को, क्योंकि टूरिस्ट में शब्द छिपा हुआ है 2 और 2 अर्थात 2002। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष जो कि 2004 को घोषित किया गया। तो अगर चावल को शुद्ध भाषा में बोलें तो बोलेंगे चाउर, और चाउर से मिलता जुलता शब्द है चार, चाउर, चार। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 2004 को, क्योंकि अगर चावल को शुद्ध भाषा में बोलें तो क्या बोलते हैं? चाउर, और चाउर से चार अर्थात 2004। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष जो कि 2013 को घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग में एक शब्द छुपा हुआ है जल सहयोग, और 13 में शब्द छुपा हुआ है तैरना। तो जल में आप सहयोग कैसे करेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति डूब रहा है तो उसको तैर के बचाएंगे, है ना। अगर आपसे तैरते आता है तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे? जल में तैर के उसको बचा के। तो तैरने से हो गया 2013, और जल में सहयोग करेंगे तो जल और सहयोग से हो गया अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष किसे घोषित किया गया दोस्तों? 2013 को। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नक्सलवाद विरुद्ध संघर्ष वर्ष जो कि 1971 को घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नक्सलवाद विरुद्ध संघर्ष वर्ष में एक शब्द लिखा हुआ है नक्सलवाद। आपको पता है कि नक्सलवाद से देश को आंतरिक खतरा रहता है। तो खतरे से हो गया 71, क्योंकि खतरे में सब छुपा हुआ है खतर अर्थात 1971। तो अंतर्राष्ट्रीय नक्सलवाद विरुद्ध संघर्ष वर्ष कब घोषित किया गया दोस्तों? 1971 को। ठीक है। तो इस तरह से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ।